Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी। बेसिकली एक क्विक रिवीजन होगा इंग्लिश पेडागोजी का, है ना। आज की क्लास कैंसिल होते होते बची है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, बट एग्ज़ाम तक तो एनर्जी की कमी होने नहीं वाली है ना। चाहे कुछ हो जाए, एग्ज़ाम तक ना एनर्जी की कमी होने वाली है ना क्लासेस की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंग्लिश पेडागोजी को फटाफट से रिवाइज करेंगे। जिनको बेसिकली एक टर्म है लो हैंगिंग फ्रूट्स, ऐसी चीजें जिनको आसानी से समझा जा सकता है, जिनको आसानी से समझ करके आसानी से ही नंबर लाए जा सकते हैं। इंग्लिश से कई लोगों को डर भी लगता है, बट इसको बहुत ही एक आसान वे में समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन टर्म्स हैं, उनको समझेंगे, जिससे जितने भी नंबर आए वो आसानी से आ जाएं और कम समय में आ जाएं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर ये सेशन चलेगा पूरा देखिएगा, डर वाली कोई बात ही नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं। ऐसे एनर्जी बना के रखो। शर्ट अच्छा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से निकाला है, ये मैं बाद में बताऊंगी इसकी कहानी। चलो खैर, बट मैं भी पूरी एनर्जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज का सेशन एज यूजुअल अमेजिंग रहेगा। लाइक शेयर आप करते रहिएगा, है ना। आज से लाइक शेयर कहना कम, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है ज़्यादा कहने की, और ये मुझे कल किसी ने कमेंट में बताया। तो हाँ, इससे डिस्टर्बेंस होता है अगर बीच में 2-4 बार बोल दो तो। शुरुआत में, बीच में और लास्ट में बस 3 बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बोला जाएगा, ठीक है। ये रूल है आज से हमारी क्लास का, ठीक। खैर, जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते जाएं शेयर करते जाइएगा, और सेशन पसंद आएगा ही आएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी बाकी मैराथन सेशंस के, 5 दिन में 5 मैराथन की बात हुई थी ना हमारी, तो ये 4th मैराथन है। कल होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो मैं मैथ्स का भी मैराथन कराऊंगी। उसके बाद मैथ्स के कुछ 100 क्वेश्चन भी कराने हैं आप लोगों को, है ना। तो ये टाइम अपना फिक्स रखिए। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ्स भी मिल रही हैं डेली के डेली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से समझते जाएंगे एक एक चीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी भाषा के फीचर्स या विशेषताएं क्या होती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है ना। फीचर्स या विशेषताएं क्या होंगी किसकी, लैंग्वेज की। फीचर्स या फिर विशेषताएं क्या होंगी। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में कुछ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी सारी बोलियां हैं, है ना। और हम कह सकते हैं कि अपने आप में विविध चीज़ है, डाइवर्सिफाइड चीज़ है ना। कम्युनिकेशन के रूप में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्ञान के ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, ये विशेष भी बन जाती है। तो जैसे कि पहली विशेषता हम देख सकते हैं, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक। भाई क्या है ये, सिंबॉलिक है। ये ABCD ये क्या है, सब सिंबल्स ही तो है लैंग्वेज में, तो ये सिंबॉलिक है। दूसरी चीज लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है समय समय पर। आप डिक्शनरी देखते हैं, बहुत सारी जो वर्ल्ड की डिक्शनरीज हैं रिनोन्ड, उनमें कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, कुछ वर्ड्स हटते रहते हैं, कुछ वर्ड्स कुछ का कुछ होता रहता है। दैट मीन्स देखो, भाषा का रूप बदलता रहता है, हम ये कह सकते हैं। पुराने जमाने में पिक्चर बोला करते थे लोग मूवी देखने जाने को, आज कोई पिक्चर बोले तो पता नहीं आप उसको कितना ओल्ड स्कूल माने, है ना। तो टेलीफोन बोलते हो क्या, नहीं। तो कह सकते हैं हम कि सिंबॉलिक है, सिंबल्स के थ्रू वर्क करती है, और डायनामिक है यानी परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। हिंदी के भी, है ना, आज जो हम शब्द यूज कर रहे हैं भसड़ और पता नहीं क्या क्या, जो नॉर्मल बोलचाल के, कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं जिसको, बोलचाल की भाषा, ये भी आप याद रख सकते हो। कोलोकियल जो बोलचाल की भाषा होती है उसको कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं, है ना। तो ये बदलती रहती है। बेसिकली सारी ही भाषाएं, डिक्शनरी में भी कुछ वर्ड ऐड होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ घटते हैं, कुछ जुड़ते हैं, किसी की फॉर्म चेंज होती है ना। तो सिंबॉलिक है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं बनी रहती, परिवर्तन आता रहता है समय के साथ साथ, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और लोग चेंज होते रहते हैं, ज्ञान में भी परिवर्तन आता रहता है, हमेशा एक जैसा सब कुछ नहीं बना रह सकता, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा एक फीचर, इसका इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी संप्रेषण का एक माध्यम है, जो कि हम जानते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि इट इज नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एकमात्र इसका ये फंक्शन, यहाँ पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए है, ये चारों के लिए है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको आराम से इंग्लिश पेडागोजी पढ़नी है, इवन कहीं पे भी इंग्लिश पेडागोजी आएगी, ये आपका चैप्टर हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो परेशान मत हो जाया करो और शेयर करते रहो ताकि बाकी लोगों तक भी बात पहुंचे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम कैसे है,
भाई मैं और आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप उधर से टाइप कर रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात को, कह सकते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन का माध्यम है, बट नॉट जस्ट अ मियर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण का एकमात्र संप्रेषण ही इसका फंक्शन नहीं है, संप्रेषण भी है। भाई मैं हिमांशी हूं, मैं बातें भी करती हूँ, मैं दोस्त भी हूं, मैं बेटी भी हूं किसी की, कुछ और भी हूं, है ना, मजेदार एकदम सब बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक काम ये भी करती हूँ, टीचिंग का भी, ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर हो सकता है मैं मेन ये हूं और बाकी चीजें भी हूं। दैट मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता ये हुई लैंग्वेज की कि इसको कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो गलती से भी आप कभी भी ये आंसर मार्क नहीं करेंगे कि कम्युनिकेशन ही सब कुछ है, या लैंग्वेज का एकमात्र जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है। और क्या का मतलब, मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं सोचा हुआ था, बहुत निकम्मे लोगों को। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन का एक माध्यम है। जैसे अभी हम सीख रहे हैं, मैं भी इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आपको, या आपको इंस्ट्रक्ट किया हो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, तो टीचिंग का भी एक माध्यम हो सकता है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी है, स्वच्छंद है। मतलब जैसे हम लिखते हैं इसको, मान लीजिए पेन है, अब जरूरत नहीं है, इस पेन में तो कहीं नहीं छिपा हुआ कि पेन ऐसा ही दिखता होगा, है ना। हो सकता है हमने किसी डब्बे को, इस क्यूब को पेन कहा होता तो क्यूब को पेन कहती दुनिया आज। तो जैसे लिखी जाती है और जो इसका रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, जैसी लिखी जाती है, या जो मीनिंग है, मीनिंग से अपने इंडिपेंडेंट है आपकी भाषा। ये बात आप याद रखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, चलिए। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, ये हिंदी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश में, उतना ही हिंदी में। लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम हिंदी में अर्जन कहते हैं, 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए आपके इस टॉपिक से ही, है ना। चॉम्स्की याद दिला देना, मैंने इसमें स्पेसिफिकली ऐड नहीं किया है आज, तो ये एक्विजिशन के बाद मैं चॉम्स्की एक बार डिस्कस कर लूंगी आपसे, है ना। देखो, अगर मैं लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करूं, यानी भाषा अर्जन, अर्जन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक, एक सहज प्रक्रिया है जो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, अचेतन या अवचेतन रूप से आप सीखते हैं। स्पेशली क्या है ये? मदर टंग के केस में ज्यादा काम करती है। अगर आपके आसपास इंग्लिश बोली जाती होती तो आपने उसको एक्वायर कर लिया होता, अर्जित कर लिया होता, ग्रहण कर लिया होता इंग्लिश को, ठीक। तो ये बिना सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, ऐसा नहीं है आपने अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कोई किताब पढ़ी थी या सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करवाई थी घर वालों ने, तुतला तुतला के जैसे गलत सही बोल के आपने उसको एक्वायर कर लिया था, ठीक है बात। तो नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के नेचुरली, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से आप इसको क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं। तो ये एक्विजिशन कहलाता है, जब आप बिना बुक्स के, बिना रूल्स के, बिना बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मल माहौल के, इनफॉर्मली आप लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको गलत करते हैं कई लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो, इसमें कुल मिलाकर के सीख तो आप भाषा ही रहे हो, तो लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड, नेटिव लैंग्वेज होती है जो आपकी एक तरीके से मदर टंग कह लीजिए, जो उस क्षेत्र की भाषा है, जहां पे मान लीजिए अमेरिकन है तो उनकी नेटिव लैंग्वेज क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। हमारे लिए नेटिव लैंग्वेज हिंदी हो गई हमारी, है ना। तो चाहे आप नेटिव लैंग्वेज को सीखें, चाहे आप दूसरी किसी भाषा को सीखें, किस वजह से? आपके ब्रेन की आंतरिक क्षमता के कारण। ये बात चॉम्स्की भी कहते हैं, ठीक है। हम जब अपनी इनेट एबिलिटी के कारण फर्स्ट या सेकंड किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो वह एक्विजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? ये एक अचेतन प्रक्रिया भी है। क्या है? एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है दैट अकर्स when language is used in real conversation। अनकॉन्शियस है, अचेतन है, आपका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है इस बात पे कि आप भाषा सीख रहे हैं। आपने तो बोलना शुरू किया था, दूध पानी और नमस्कार करना शुरू किया था अपने घर में, और आप भाषा भी सीख गए, है ना। तो रियल कन्वर्सेशन यानी ये बिल्कुल वास्तविक जो संप्रेषण है, या वास्तविक जो आपकी वार्ता कह लीजिए आप, डिस्कशन है, वहां से सीखी जाती है। अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, बाय रूल्स नहीं, बाय हार्ट सीखी जाती है। यानी कि हम अपने आसपास माहौल से इसको एकत्रित करते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ आर इनेट कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है बात। तो ये सिस्टमैटिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहली भाषा या दूसरी भाषा को सीखना बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, आपकी इनेट ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के कारण,
ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा, जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर हो दोनों डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। कई लोग इसमें लर्निंग लिखा होता है तो इसको देख के डर जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो सेकंड लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। आप सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी की वजह से, यदि वो कम उम्र में या आपके सामने उसका एनवायरमेंट अगर मिला होता। ठीक है बात। भाई एक बच्चा था, वो 2-3 साल का था, यहाँ इंडिया में उसने भाषा सीख ली, हिंदी बोलने लग गया, उसको यूएस ले गए, वहां पे भी उसने एक्वायर कर लिया। क्यों? क्योंकि नॉम चॉम्स्की कहते हैं 5 साल तक क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। ठीक है बात। क्लियर हुई बात या नहीं हुई ये बता दीजिए। ये हुई बात लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम में सीखी जाती है। वो इनफॉर्मल थी, अनौपचारिक थी, ये फॉर्मल रूल्स के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा भाषा को सीखना कहलाएगा। ठीक। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे में जब भाषा सीखी जाए, बाय रूल्स, बाय बुक्स, बाय टीचर्स, बाय ग्रामर, ये सब चीजों का प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे हो जब भाषा को सीखने का, तो इसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है। यूपीटेटी क्लासेस चलेंगी, पहले सीटेट तो हो जाने दो, रीड भी चलाएंगे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। जो किसी भी भाषा को सीखना होता है वो इंक्लूसिव प्रोसेस है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। क्लियर बात है। करियर के कोर्स का बता देंगे, अभी 27 से शुरू है ना रजिस्ट्रेशन, रहेगा 2-4 दिन तो ओपन। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरमेंट। भाई ये एक सचेत प्रक्रिया है, ये एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें आप एफर्ट, प्रैक्टिस लगाएंगे, और अगर एनवायरमेंट फैमिलियर मिल जाए या लैंग्वेज रिच्ड एनवायरमेंट मिल जाए जहां भाषा की भरपूर अवेलेबिलिटी हो, तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे ज्यादा इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हैं इतनी आसानी से? क्योंकि वहां लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट है, वहां ज्यादा मात्रा में अंग्रेजी का माहौल अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के पास माहौल की कमी है, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है। लेकिन लर्निंग तो दोनों की हो रही है। ऐसा तो नहीं था कि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जरूरी है कि सबके घर में इंग्लिश ही बोली जा रही थी, बट फिर भी वो सीख पा रहा है। तो लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली एक कॉन्शियस प्रक्रिया है जिसमें बुक्स, टीचर्स, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, कॉन्शियसनेस, प्रॉपर एफर्ट, प्रैक्टिस, सिस्टमैटिक, रूल्स, फॉर्मल, सब कुछ शामिल है ना। दोनों के बीच मेन अंतर क्या है? वही है एनवायरमेंट का। क्योंकि एक्विजिशन के लिए आपको नेचुरल एनवायरमेंट मिला था, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल एनवायरमेंट मिला हो। ये सेकंड लैंग्वेज के केस में ज्यादा इफेक्टिव है और एक्विजिशन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के केस में ज्यादा इफेक्टिव है। बट सेकंड लैंग्वेज में भी एक्वायर कर सकते हैं आप। ऐसा कौन कहते हैं? स्टीफन क्रेशन कहते हैं। जो हम किसी दिन क्वेश्चंस की मैराथन करेंगे जब इस सब्जेक्ट की, तब मैं करा दूंगी। आज डालना मैंने उसको अवॉइड किया है। ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल में। अब एक्विजिशन की यदि मैं बात करूं यहां, इसके अंतर को समझने से पहले इसके अंतर को समझ ही लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। एक्विजिशन एंड लर्निंग में डिफरेंस। ठीक। एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन, हिंदी वालों के लिए लिख देती हूं, भाषा अर्जन, और लर्निंग यानी भाषा अधिगम। ये कुछ मुख्य अंतर हैं दोनों के बीच में। आएगा पारुल, आएगा सीटेट के आंसर की के दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखिए, एक्विजिशन यानी अर्जन और अधिगम है लर्निंग। सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी पहली भाषा हमेशा बच्चा क्या करेगा? एक्वायर करेगा, अर्जन करेगा। ठीक है। अगर बात करें दूसरी भाषा की या लर्निंग की, तो यहाँ पे फॉर्मल नॉलेज चाहिए आपको, रूल्स भी पता हो, बुक्स भी हो, टीचर भी हो, है ना, क्लासरूम में सीख रहे हैं आप, इसको आप पिकअप कर लेते हैं, अपने एनवायरमेंट से उठा लेते हैं, इसलिए इसको एक्विजिशन कहा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ आपको एक लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा, उसके रूल्स, उसकी बुक्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक। ये सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, ये कॉन्शियस प्रक्रिया है जिसमें प्रॉपर एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगा। यहाँ पे इम्प्लिसिट नॉलेज है। इम्प्लिसिट नॉलेज कहते हैं ऑटोमेटिकली ही आपके अंतर्निहित यूज कर करके ही एनवायरमेंट से चली जाए। एक्सप्लिसिट में आपको एफर्ट मार के रूल्स वगैरह प्रॉपर सीखने पड़ेंगे, उसके बारे में डेफिनेशन से लेके सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ इम्प्लिसिट में आपको यूज ऑटोमेटिकली पता होता है। फॉर्मल टीचिंग यहाँ कोई खास हेल्प नहीं करती। हिंदी सिखाने के लिए टीचर को बुला लो आप घर में, 2 साल का बच्चा है कि टीचर इसको हिंदी सिखा दो, वो वैसे ही सीख लेगा एनवायरमेंट से। तो फॉर्मल टीचिंग की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ फॉर्मल टीचिंग की भरपूर जरूरत होती है। कहाँ पर? लर्निंग में। ठीक है बात। थैंक यू सो मच आपकी तारीफ के लिए। बाकी समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है बात।
इतनी बात क्लियर है हमारी एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में। मेन डिफरेंस अगर आपसे पूछे, एनसीएफ के बारे में बात करेंगे, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को। अगर आपसे मेन डिफरेंस पूछे किसके बारे में, मेन डिफरेंस, मुख्य अंतर किसके बीच, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच, अर्जन और अधिगम के बीच, एक्विजिशन एंड लर्निंग के बीच अगर मेन डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बताइए। ए हो गया टेक्स्ट बुक, बी हो गया स्कूल, सी हो गया एनवायरमेंट, और डी हो गया टीचर। बताइए मेन मुख्य अंतर क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ चुका है, बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। मजाक की बातें सिर्फ मैं करूंगी, ठीक है। एनवायरमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट ही मुख्य अंतर है। अगर आपको वातावरण या पर्यावरण मिल गया होता तो आप तो एक्वायर ही कर चुके होते बचपन में इंग्लिश, क्या दिक्कत थी। क्षमता तो सभी में है, ऐसा तो नॉम चॉम्स्की कह ही रहे हैं कि ह्यूमंस में लैंग्वेज एक्विजिशन की क्षमता है, बट नहीं कर पाए। उसके बीच में मेन जो अंतर है वो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है। ये सब बाद की चीजें हैं, मेन तो एनवायरमेंट है, ठीक। पहली शर्त, भाषा को सीखने की पहली शर्त बता दो क्या होगी। भाषा को सीखने की प्री रिक्वेसिट, prerequisite of learning a language, learn a language, मतलब भाषा सीखने की पहली शर्त बता दीजिए। एक एक नंबर के प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बताइए भाषा सीखने की पहली शर्त, आंसर कीजिए फटाफट से। भाषा सीखने की पहली शर्त, कोई मोटिवेशन कह रहा है, कोई एनवायरनमेंट कह रहा है, और सोच लो दो चार बातें। बिल्कुल आसान सी बात है, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज प्री रिक्वेस्टेड टू लैंग्वेज लर्निंग। अगर आप अभिप्रेरित नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे। आप 2 दिन तो इंग्लिश की क्लासेस में जाएंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, इंग्लिश मुझसे आती ही नहीं है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो मोटिवेशन पहली शर्त है भाषा सीखने के लिए। फिर से स्किनर का वो डेफिनेशन याद कीजिए स्किनर की, कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे टू लर्निंग। लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, सीख आप बहुत अच्छे से पाएंगे यदि आप मोटिवेटेड हैं, अभिप्रेरित हैं, अभिप्रेरणा आपके अंदर है। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो तो बता दो लिख के कि यस क्लियर है। बफरिंग कह रहे हैं कई लोग, तो मुझे तो 15,000 लोग ठीक ठाक बातें करते नजर आ रहे हैं, है ना। 11,000 लोग लाइक भी कर चुके हैं। मोटिवेशन है, सिंपल, क्लियर है ये बात। चलिए अब नॉम चॉम्स्की की और बात कर लेते हैं। नॉम चॉम्स्की बहुत ही बाबा टाइप के इंसान हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके लिए, आपके सीटेट के लिए, है ना, वो 2 नॉम चॉम्स्की बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पूछा ना हो। नॉम चॉम्स्की जीवित हैं अभी, बूढ़े ही हैं। नॉम चॉम्स्की की यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है इनेट कैपेसिटी की वजह से, ह्यूमन ब्रेन की इनेट कैपेसिटी है ह्यूमंस में लैंग्वेज को एक्वायर करने की, यानी भाषा के अधिग्रहण का एक यूनिक क्षमता है, इनेट कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। अब ये क्षमता जो है वो किस वजह से है? हमारे अंदर क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसको हम LAD कहते हैं। इसकी सहायता से बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, और 5 साल तक, 5 इयर्स तक का जो पीरियड है, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है आपके LAD के लिए, सेंसिटिव पीरियड है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इस उम्र में होगा, ठीक है। बहुत ही संवेदनशील काल है भाषा के। देखो कुछ चीजें मैंने आपको CDP में कराई हैं, तो मैं उनको आज यहाँ रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, 5 साल के बाद ये वीक होता रहता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी या एडोलेसेंस या किशोरावस्था, भाई 10 साल के बाद के बच्चे को कठिनाई होगी भाषा को एक्वायर करने में, जबकि जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, वो आसानी से एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा लैंग्वेज को। ये तो आसान बात है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और 2 हेमिस्फेयर हैं ही हमारे ब्रेन के, एक लेफ्ट है एक राइट है। लैंग्वेज कहाँ है? लेफ्ट हेमिस्फेयर में, क्योंकि यही, इसी को हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। राइट इज फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है।
क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको ये महत्व देते हैं, जो है आपका क्या, जल्दी बताओ, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण। हिंदी में भी सेम रहेंगी ये बातें। सार्वभौमिक व्याकरण, इन्होंने कहा है कि जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं वो एक मेन व्याकरण से मूल नियमों उनके कुछ ना कुछ कॉमन रहते हैं, और इनको एक्वायर करने की क्षमता हमारे ह्यूमन ब्रेन में है। और जनरेटिव ग्रामर जैसी एक चीज के बारे में भी इन्होंने बात की है जो इसी से जुड़ी हुई है, कि हमारा जो ब्रेन है वो रूल्स को जनरेट करने की क्षमता रखता है, इमिटेट करने की नहीं, जनरेट करने की। तो ये जो एलएडी है इसकी सहायता से हम रूल्स को जनरेट कर सकते हैं, ये क्षमता हमारे ब्रेन में है। इनेट कैपेसिटी है भाषा को एक्वायर करने की। ये बात रिवाइज हो गई हो तो बता दो, ना हुई हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। बताओ एक बार, मेल देख लो प्लीज। इतने मेल आते हैं ना सुबह शाम तक, मेरी हालत खराब है बिल्कुल आजकल, नहीं देख पाऊंगी बिल्कुल भी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बताइए एक बार, थोड़ा समय मुझे दीजिए। इतनी बात क्लियर है? प्यूबर्टी कहते हैं हम टीनेज को, 12 से 18 वर्ष में लैंग्वेज को सीखने के लिए दिक्कत होगी। तो संवेदनशील काल भाषा को एक्वायर करने का सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, फास्टेस्ट पीरियड टू लर्न और एक्वायर अ लैंग्वेज इज व्हाट? 5 साल, 5 years। इसके बाद दिक्कत होगी प्यूबर्टी में, या जिसको हम टीनेज कह रहे हैं, उसमें दिक्कत होगी, बच्चे को डिफिकल्टी होगी भाषा पे मास्टरी करने के लिए, है ना, उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीक हो चुका होगा। ठीक है बात? LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अधिग्रहण यंत्र है, जिसकी सहायता से ह्यूमंस जो हैं वो भाषा को एक्वायर कर पाते हैं। ये क्षमता उनके ब्रेन में आ पाती है कि वो भाषा को एक्वायर कर लें, अर्जित कर लें। इसी को LAD या भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा है नॉम चॉम्स्की ने, कि ये हमारे ब्रेन में कहीं है ना, जो हमें भाषा को एक्वायर करने में मदद करता है। इज दिस क्लियर? है ना? टैग वर्ड्स का बना देंगे यार, टैग वर्ड से कुछ नहीं होता, बट बना देंगे जब आप कह रहे हो तो। देखो नेक्स्ट बात है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। NCF इंग्लिश के बारे में क्या कहता है, ये आपको आधी दुनिया गलत ही बताती है, और मजे की बात यह है कि उनसे एक्सेप्ट भी नहीं होगा कि वो गलत बताते हैं। ठीक, देखिए NCF की यदि मैं बात करूं तो NCF के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है बताइए? NCF के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है बताइए? सेकेंड लैंग्वेज है या ग्लोबल है? दीजिए जवाब, जल्दी बताओ। दोनों हैं, सेकंड भी है और ग्लोबल भी है, सेकंड भी है और ग्लोबल भी है। जिन जिनको इसका एविडेंस चाहिए वो NCERT के द्वारा गिवन पोजीशन पेपर्स खोल के देखें, NCF को खोल के देखें, वहां हेडिंग है 2.1 पॉइंट समथिंग, जिसमें लिखा हुआ है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हेडिंग के अंदर भारत जैसे बहुभाषी देश में, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। यानी अगर हम ऑब्जर्व करें इंग्लिश की पोजीशन कहाँ NCF में, तो इसका स्थान दूसरी भाषा का है। लेकिन अगर हम मल्टीलिंगुअल कंट्री ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सेकंड लैंग्वेज हुई, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाई पहली भाषा तो है नहीं हमारे लिए, तो सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करने के विषय में जब बात हुई है वहां इसकी बात हुई है किसकी? इंग्लिश की। ग्लोबल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी बहुभाषी देश में, मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, क्या है? ये ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं होने की वजह से ये ग्लोबली लगभग सब जगह देश में आप यूज कर सकते हैं, ये कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, एनर्जी कम लग रही है, हाँ बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है ममता, सर में बहुत दर्द है, माइक चेंज नहीं हो पा रहा है, ऊपर से पता नहीं मतलब कैसे। मैंने क्लासेस की भी छुट्टी की है, शाम वाली 1 क्लास की, 2 क्लास की, वो तो छुट्टी पॉसिबल नहीं है आपकी। अभी लेटी ही थी मैं। देखो तो हमने कुल मिला के बात ये की, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, क्वेश्चन आया, ये कम से कम 4 बार क्वेश्चन आया है आज तक, और कुछ बार क्या होता है ग्लोबल आता है आंसर और 2 बार आंसर सेकंड है। ठीक, अब जो कई महान लोग हैं उन्होंने कोशिश भी की कि चैलेंज करें, ये करें वो करें, हुआ कुछ नहीं और होना भी नहीं है। 99.9% केसेस में आंसर की में आंसर सही होते हैं, 0.1% केस में गलती होती है, और उस चीज का भी लोग फायदा उठाते हैं, वो ब्लेम कर देंगे आंसर की को। देखो एक बार, सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है, और एक मल्टीलिंगुअल कंट्री यदि लिख के आ जाए
या फिर सेकंड का ऑप्शन ही ना हो, तब तो आप ग्लोबल के साथ जाएंगे। लेकिन पूछ ले क्या इसका स्थान क्या है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। एनसीएफ में जो ऑब्जर्वेशन है, जो हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन भारत जैसी मल्टीलिंगुअल कंट्री में ये एक ग्लोबल लैंग्वेज का काम करती है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है ये यहाँ पे, है ना। मतलब फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है बट एनसीएफ के अकॉर्डिंग ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है बात, इतनी बात हम ध्यान में रख सकते हैं या नहीं, याद रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। देखो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में होता ही नहीं है सेकंड, वो आपसे दुश्मनी नहीं निकालेंगे। अगर आपके सामने ऑब्जर्वेशन लिखा हो, पोजीशन पूछे, आप कह देंगे सेकंड लैंग्वेज। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात होगी या इन जनरल भी पूछ ले तो भी आप ग्लोबल के साथ जा सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन लिख देगा तो आपको सेकंड पे लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर आपने प्रैक्टिस करे होंगे, नहीं करे होंगे तो मैं अभी एक सेशन में वो भी कराऊंगी, आज लास्ट में भी करेंगे क्वेश्चंस। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का क्या स्थान है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग इंग्लिश का स्थान क्या है, तो आप कहेंगे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, AOL है। कौन से एक्ट के तहत है ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की सहकर्मी कह सकते हैं इसको, या उसके साथ यूज होने वाली भाषा कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी। अभी कल परसों हिंदी की क्लास में हमने समझा था ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा जो है हमारी वो हिंदी है, ठीक। आर्टिकल 3431 के अंडर। और ये एक्ट कब आया था, एक्ट एक ही है, एक ही एक्ट है जिसने ऑफिशियल और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा तो है नहीं इंग्लिश के लिए अलग बना है ना। तो एक ही एक्ट है, वो एक्ट कौन सा है, वो एक्ट कौन सा है ये बता दीजिए। ऑफिशियल, मैं लिख देती हूं, ए ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, या फिर बी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। बताइए किस एक्ट के थ्रू इन दोनों में से इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आंसर कीजिए, बहुत स्मार्ट हो गए हो आजकल तो, सारे के सारे सही जवाब दे रहे हो हैं। इन दोनों में से, हाँ इजी वे में कोशिश रहती है यार समझाने की। बहुत बढ़िया, गजब। जिन्होंने पढ़ा है, जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ थोड़े बहुत टाइम पहले भी, वो सही दे रहे हैं। जिनको नहीं पता वो लोग बी आंसर कर रहे हैं, और बी आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसे नाम का कोई भी एक्ट अवेलेबल नहीं है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कुछ नहीं है, एक ही एक्ट है जिसको मैंने आपको ओला से याद कराया हुआ है। ओला उबर कैब्स सुनी होंगी आपने। ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत इंग्लिश AOL है ना, और हिंदी ऑफिशियल है। इसी एक्ट के तहत दोनों बातें हैं। यही एक्ट, सेम एक्ट कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कहता है 1963 इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। हिंदी के लिए आर्टिकल 3431 था, इसके लिए आर्टिकल 3432 है, ठीक है। इतनी बात आप सभी ध्यान रख लेंगे, या कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दीजिए। नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रही हूं यहां पे मैं। देखो एक बार आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लैंग्वेज एक्विजिशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, वही जो मैंने कहा था आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी की जरूरत है। किसी का बर्थडे है शायद आज, हैप्पी बर्थडे भाई। involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary। देखो अगर एक्विजिशन की बात होगी ना तो मेमोराइजेशन की जरूरत एज सच आपको पढ़ने नहीं वाली है ना, मेमोराइजेशन की जरूरत एज सच आपको नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि एक्वायर करने में नेचुरली ही आप सीख जाएंगे उसको, ठीक। ये दोनों हट गए, बाकी के दो ऑप्शन बचे आपके सामने। एक टेक्निक है जिसमें सिमुलेट किया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट को। अरे यार नेचुरल एनवायरनमेंट में ही एक्विजिशन होता है, सिमुलेट नहीं करना होता। सिमुलेट का मतलब है नकल, सिंपल बात है। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। भाई आंतरिक क्षमता के कारण, जिसकी बात नॉम चॉम्स्की कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन की आंतरिक क्षमता के कारण, चाहे वो पहली भाषा हो यानी नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे वो दूसरी भाषा हो, आप यदि एक्वायर कर पा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के कारण, नॉट बाय लर्निंग और बाय एफर्ट और बाय प्रैक्टिस, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन, तो सिंपल है आपने एक्वायर किया है।
ठीक है, इस लर्निंग वर्ड को देख के मत डर जाया करो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक्विजिशन से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कर लो थोड़ी प्रैक्टिस। देखो एक बार, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय। ये जो आइडिया है कि बच्चे, जो लोग भी नए हैं भाई वेलकम है उनका, आपके लिए फूल माला बनवाएंगे हम, मीटअप में मिलेंगे। मीटअप में सोच रहे हैं इस बार दिल्ली की जगह कहीं आसपास कर दें, आप लोगों की भी डिमांड है, बताएंगे आपको, क्योंकि दिल्ली में 50 लोगों की ही भीड़ इकट्ठी हो सकती है बस। अब शादी तो है नहीं कि आपको चूज कर लेंगे 50 वालों को बुला लें। देखो एक बार, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD की यदि हम बात करें तो LAD का आइडिया किसने दिया है? सिंपल आइडिया है क्या? चॉम्स्की। इनेट कैपेसिटी के कारण ह्यूमन ब्रेन, कुत्ते बिल्ली नहीं, सिर्फ ह्यूमन सीख सकते हैं, उनके अंदर इनेट कैपेसिटी है भाषा को एक्वायर करने की। ह्यूमन ब्रेन में इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, और ये किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक डिवाइस है, जैसा कि चॉम्स्की कहते हैं, ऐसा ये कहीं मिला नहीं है आज तक, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। ठीक, इन सब लोगों की, वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच, वो प्याजे, स्किनर कहते हैं इमिटेशन के थ्रू भाषा सीखेंगे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। स्किनर इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट दोनों को महत्व देते हैं। जो मैंने आपको हिंदी में और CDP में बताया था वाइगॉस्की और प्याजे के बारे में, वही बातें सही हैं, इनको फिर से रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर, एक आध कमेंट तो देख लूं आप लोगों का, इतने आंसर करो। बक्सर बिहार में इस बार मीटअप करिए, दूर हो जाएगा अनिता जी, 1 मंथ से आपके साथ हूँ। धन्यवाद मनोज। निन्नी आ रही है सोनालिका को, सोते रहो, सपने मत पूरे करना है, नींद पूरी करो, वो जरूरी है। क्यों बुरा बुरा सुनना चाहते हो? चलिए बहुत बढ़िया। एक्सपर्ट सीरीज की 21वां वीडियो का PDF टेलीग्राम में मौजूद नहीं है, मजहारुल कह रहे हैं, मौजूद करा देंगे जी 21वां PDF एक्सपर्ट सीरीज का। देखिए, जितनी भी सीरीज है उनको देख के जाओ, तभी फायदा मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग, यानी मुख्य अंतर का आधार किसके बीच? लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण यानी एक्विजिशन के बीच क्या होगा? बताओ फटाफट से। हाँ, सीटेट के बाद ही करेंगे यार मीटअप, बिल्कुल। सीटेट का रिजल्ट जिस दिन आएगा उसी दिन अनाउंस कर दूंगी मैं। देखो, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, सिंपल बात है, एनवायरमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट। और आपको दूसरी भाषा सिखाने में भी लैंग्वेज एनरिच्ड एनवायरमेंट देना है, जहां पे प्रिंट रिच एनवायरमेंट देना है, जहां से बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ठीक, मेन जो अंतर है वो एनवायरमेंट है। देखिए नेक्स्ट, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन? नॉम चॉम्स्की के आइडियाज को कौन सा एक स्टेटमेंट सपोर्ट करता है? नॉम चॉम्स्की कहते हैं इनेट कैपेबिलिटी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जनरेटिव ग्रामर है ना, यूनिवर्सल ग्रामर है, सार्वभौमिक व्याकरण, जिसकी वजह से बच्चा एक्वायर कर लेता है। क्या आंसर सही होगा? चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न। बिल्कुल, पूरी दुनिया में बच्चे भाषा एक्वायर कर सकते हैं अपनी मदर टंग, ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में, सब सारे कल्चर के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए, चाहे वो भारत का बच्चा हो, पाकिस्तान का हो, US का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी बच्चा हो, अफ्रीका का हो, है ना, तो सिमिलर पैटर्न बिल्कुल फॉलो करेगा, ह्यूमन है क्योंकि। द स्टेजेस ऑफ, जिनको होमोसेपियंस कहते हैं हम आजकल, द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एजेस। बिल्कुल भाई, अगर 1 साल के बच्चे को 3 शब्द आते हैं तो पूरी दुनिया में लागू होगी ना ये बात। ठीक है, 2 साल के बच्चे को 272 शब्द आते हैं, पूरी दुनिया के लिए कहा है प्रोफेसर स्मिथ ने। 5 साल के बच्चे को 2072 शब्द आते हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में बात हुई है। स्टेज तो वही है ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, ऐसा थोड़ी अर्ली चाइल्डहुड भारत में कुछ और होता है और कहीं और कुछ और होता है। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली, ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लेते हैं बहुत कम एफर्ट में, क्योंकि उनके अंदर इनेट एबिलिटी है, छोटे हैं, जितने ज्यादा एज कम होगी इतनी तेजी से एक्वायर कर लेंगे। तो डी ऑप्शन सही हुआ, ऑल ऑफ द अबव सही है, सारी बातें चॉम्स्की ने सही कही हैं या चॉम्स्की के बारे में सही है। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, अभी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, जस्ट शुरुआत है अभी। देखो एक बार, मोतिहारी में कर लो मीटअप, कर लेंगे।
देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, सिंपल मतलब है विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। भाई लैंग्वेज लर्निंग वही है जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट के बिना, बिना डेलिब्रेट एफर्ट के, विदाउट एनी एफर्ट आप जब लैंग्वेज एक्वायर कर ले रहे हैं, तब वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथड से, रिसोर्स से, ये सब बेकार की बातें हैं। विद, देखो ये विदा डेलिब्रेट एफर्ट लिखा है तो लर्निंग हो जाएगा, विदाउट लिखेगा तो सिंपल सिंपल एक्विजिशन हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, विदाउट डेलिब्रेट एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के तो एक्विजिशन, और विद एफर्ट तो लर्निंग। अब लैंग्वेज की कुछ स्किल्स हैं जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पूछना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लैंग्वेज की ये जो बेसिक मतलब स्किल्स कहते हैं इनको, भाषाई कौशल कहते हैं, मुख्य कौशल हैं ये चार। कितनी बेसिक स्किल्स हैं? 4। लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स हैं कितनी? 4। ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग क्या होंगी? इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं ना, स्पीकिंग और राइटिंग क्या होंगी? भाई स्पीकिंग और राइटिंग, मैं बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, मैं एक्टिव हूं कि नहीं हूं, तो एक्टिव स्किल हो गई, सिंपल है। इसको आप प्रोडक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि यहां मैं भाषा का उत्पादन कर रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल कह सकते हो आप इसको, या फिर एक्टिव स्किल कह सकते हो, या एक्सप्रेसिव स्किल्स कह सकते हो, जहां पे मैं भाषा को एक्सप्रेस करूं। ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग, जब आप भर रहे हैं अपने अंदर, भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आप पैसिव हैं एक तरीके से, ये कह सकते हैं। आप रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टिव स्किल्स कहलाएंगी ये, है ना, रिसेप्टिव स्किल कहलाएंगी, रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल्स इनको हम कहते हैं, ग्रम्यात्मक कौशल जिनको हम हिंदी में कह रहे थे। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दीजिए। ठीक है बात इतनी? प्राइमरी स्किल्स इनमें कौन सी हैं? मुख्य, ये तो बेसिक स्किल्स है ना। देखो एक और बात याद रखना, इनका जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही रहता है, LSRW। पहले बच्चा लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, ये साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये बच्चा सीखेगा। बाकी ये इंटीग्रेटेड हैं, एकीकृत हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जब लिसनिंग सीख रहा है तो लिसनिंग ही सीखेगा, बाकी चीजें भी जुड़ के चलती हैं और इंटीग्रेटेड मैनर में ही सीखी जानी चाहिए। ठीक है बात? लेकिन जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो LSRW का है। इनमें से 2 स्किल्स हैं प्राइमरी, और 2 हैं आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल्स या सेकेंडरी कह लीजिए आप। प्राइमरी स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो रीइंफोर्समेंट स्किल्स हैं उनको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। रीइंफोर्समेंट स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। यहां पे रीडिंग नहीं आया है, स्पीकिंग और राइटिंग, ये रीइंफोर्समेंट स्किल्स हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे का ऐसा ही समझ सकते हो। रीडिंग राइटिंग नहीं है, मैंने कहीं एक जगह पे बताया हुआ है, वो मिस्टेक है, उसको मैंने आगे भी ठीक कराया था, पता नहीं आपने वो सेशन फिर देखा होगा कि नहीं देखा होगा। यही चीज है ऑफलाइन के साथ। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत परेशानी? भाई लिसनिंग स्पीकिंग प्राइमरी, रीइंफोर्समेंट स्किल है स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग की बात कर लेते हैं। 2 वर्ड्स आपने सुने होंगे, स्कैनिंग और स्किमिंग। एक मिनट में देख लेती हूँ, मैंने कहीं डाला भी होगा शायद, हाँ। उससे पहले इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग की ये आपकी कुछ स्किल है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आपको पता हो, जैसे ट्रांसक्राइबिंग जो है, वो ट्रांसक्राइबिंग किसकी सब स्किल है? राइटिंग की। लिखने से ही संबंधित है, और पैराफ्रेजिंग भी, यानी आप अपने शब्दों में किसी बात को लिखेंगे, पैराफ्रेज करेंगे। ठीक। रीडिंग की कुछ स्किल्स हैं, जैसे प्रिडिक्शन, यानी अनुमान लगाते हैं जब आप पढ़ते हैं तो, इन्फर करते हैं यानी निष्कर्ष निकालते हैं कि आपने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं बताती जा रही हूँ आपके साथ। ठीक है। और रीडिंग में भी लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग हो सकती है। लाउड रीडिंग आपकी प्रोनाउंसिएशन को सुधरवाती है, और
साइलेंट रीडिंग आपकी स्पीड पढ़ने की और कंसंट्रेशन को बेहतर करती है। जब आपको लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ने तो साइलेंट, छोटा वोटा कुछ है क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो लाउड रीडिंग, जिससे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। स्पेलिंग कैसे ठीक होंगी बच्चे की? डिक्टेशन से, जिसको श्रुतलेख कहते हैं ना, इमला कहते हैं हिंदी में। डिक्टेशन से स्पेलिंग एरर्स ठीक होते हैं बच्चे के, स्पेलिंग एरर्स ठीक होते हैं। ठीक है बात। एक और चीज होती है, एक रूल होता है, जैसे ईडी लगा दिया कहीं, ईडी का रूल सीखा सेकंड फॉर्म का बच्चे ने, अब वो जहां ईडी नहीं लगना था वो स्पीक में भी ईडी लगा देगा, है ना। ये ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं कि एक रूल बच्चे ने सीख लिया और उसको ओवर जनरलाइज कर लिया कि हर जगह उसी को यूज करता है। अति सामान्यीकरण कहते हैं इसको नियम का, है ना। जैसे किसी ने चंद्रबिंदु भी सीख लिया हिंदी में, तब भी वो हर जगह चंद्रबिंदु का इस्तेमाल कर रहा है, जहां नहीं होना वहां भी कर रहा है। तो ओवर जनरलाइज कर दिया उसने रूल को, जहां वो यूज होना था उससे भी ज्यादा जगह पे बेवजह ही यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है बात, क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में नहीं होगी। ठीक। इंटेंसिव लिसनिंग है जब आप स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए आप सुन रहे हो, एक्सटेंसिव में जस्ट आप ओवरऑल एक जिस्ट चाहते हो, जिसको हम अभी आगे भी समझेंगे। ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो रिवीजन में आपको काम आनी चाहिए। इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन कह सकते हो आप इसको, स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए, स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ेंगे, क्लासरूम में पॉसिबल है, क्लासरूम में आप ध्यान से ही पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव की बात करूं तो ये प्लेजर के लिए, मजे के लिए आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप फन के लिए पढ़ रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा दी टीचर ने कि चलो कल से घर से किताब पढ़ के आना और फिर डिस्कस करेंगे मजे से। ठीक, ये आउटसाइड द क्लासरूम ज्यादातर केस में होती है। ठीक, क्लियर है बात? ये स्पेसिफिक डिटेल, भाई आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आपको टीचर ने एक चैप्टर कराया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको उससे करने हैं, क्वेश्चंस आपको हल करने हैं, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के, आप कैसी रीडिंग करेंगे? इंटेंसिव करेंगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। बट यहाँ पे आप प्लेजर के लिए नॉवल जब पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल जस्ट या फिर एक आइडिया पता हो कि इसमें हुआ क्या था, इस कहानी में बातें क्या थी, ये आपको पता हो। मैम शर्ट आयरन करवा लेते यार। आज मैंने एक पुरानी अलमीरा में से बहुत सारे कपड़े निकाले थे, तो ये एक पैकेट में बंद थी, मुझे पता लगा मेरे पास ये भी है, तो मैंने सोचा वाओ कपड़े मिल गए आज के, और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी तो मैंने पहन ली बस, है ना, क्योंकि मुझे फील लेना था कि आज मुझे नए कपड़े पहनने हैं। ठीक है, चाहे उनपे आयरन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। खैर ये मुझे फील हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अब तो पहन ही ली। देखो एक बार साइट वर्ड्स ऐसे ही झेलो। देखो साइट वर्ड्स की यदि हम बात करें, यूपी में करेंगे बिल्कुल। साइट वर्ड्स बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, साइट वर्ड डेवलप कैसे करा सकते हैं, साइट वर्ड्स होते क्या हैं, है ना। साइट वर्ड्स की यदि हम बात करें, साइट वर्ड्स की यदि बात करें तो पहली नजर में आप पहचान लेते हैं इनको, ज्यादा पहचानने में दिक्कत नहीं होती। आपका वो दोस्त जो सालों दोस्त रहा हो, उसको कहीं देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे, कि बहुत बार देखा है आपने, बहुत बार देखा है, इतनी बार देखा है कि पहचान ही लेंगे, वाइब्स से पहचान लेंगे, शक्ल ना भी देखें तो। ठीक, तो ये साइट वर्ड्स उसी की तरह हैं कि इनको इतनी बार आप देख चुके होते हो कि बिना किसी एनालिसिस के, कोई व्यक्ति जिसको कभी कभार देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कुछ साल बाद देखो तो ध्यान लगाना पड़े, यार यार मैं इसको जानता भी हूं कि नहीं, या जानती भी हूं कि नहीं। लेकिन एक टीचर जिससे आपने बहुत साल पढ़ा है, या कोई दोस्त आपका जो बहुत साल तक क्लोज वंस में से है, तो एक नजर में पहचान लेंगे। मतलब कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी एनालिसिस, कोई भी विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये है कौन, इसका मीनिंग क्या है। इन द सेम वे जब आप कुछ वर्ड्स को देखते ही पहचान लेते हैं बिना एनालिसिस के, एक ही नजर में, तो उनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं। ये डेवलप कैसे होते हैं भाई? जब आप रोज रोज देखोगे किसी को तो बिल्कुल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख बंद करके बता दोगे यही है। तो जब हम इसको, बहुत सारे वर्ड्स जिनको ज्यादा यूज कराते हैं हम, ज्यादा यूज अगर आप कराओगे कुछ वर्ड्स को बार बार जो रिपीट होंगे, तो साइट वर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है बात, याद रहेगी ये बात। यूपी में ही होगा जी मीटअप जहां तक है। साइट वर्ड्स आर दी वर्ड्स, साइट वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आर रीडिंग एंड राइटिंग। ये वर्ड्स बहुत बार आते रहते हैं रीडिंग राइटिंग में। आप कोई भी कहानी उठ के देख मतलब उठा के देख लीजिए, ऐसी कोई चीज है, कोई राइटिंग का पीस है जहां दैट ना आया हो, जहां मोस्ट ना आया हो, आर ना आया हो, है ना, थॉट, ये सब ऐसे वर्ड हैं, वॉज, एज,
ये सब ऐसे वर्ड हैं जो बहुत बार हमें दिखते रहते हैं, इनको हम एक बार में इनका मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा, हम पता लगा लेते हैं देख करके ही, हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती भी नहीं है, हमको कोई विश्लेषण की जरूरत नहीं है। और ये कैसे डेवलप होते हैं, फ्रिक्वेंटली जब हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो साइट वर्ड बन जाते हैं, हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाते हैं। एक वोकैबुलरी होती है एक्टिव, भाई आपका सक्रिय शब्दकोश, और दूसरी होती है पैसिव। पैसिव वो जो आपने नॉवेल्स में या कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड्स आज तक इंग्लिश के पढ़े होंगे, आप 20-25 साल के हो गए होंगे, अब तक ना हुए होंगे तो हो जाएंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, किसी कहानी में, किसी नॉवल में, है ना, लेकिन आपको सबका मीनिंग नहीं याद, तो ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी है जिसको आप डेली यूज नहीं करते। लेकिन एक्टिव वोकैबुलरी वो वर्ड्स हैं जिनको आप गिने चुने कुछ वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं, उनका मीनिंग आपको याद है। तो एक्टिव वोकैबुलरी में साइट वर्ड्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे क्योंकि इनको मल्टीपल टाइम्स हम यूज करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है, रीडिंग की ही सब स्किल्स हैं, जैसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हमने पढ़े थे, तो ये सब स्किल्स हैं किसकी, रीडिंग की। स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है भाई, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, आपको स्कैन किया जाता है ऊपर से नीचे तक। एक मिनट रुको, मैं देख लूं, कुछ लोग बहुत ही मजे ले रहे हैं, रुको एक बार। बिल्कुल अनूप छोकर, अयोध्या में करा दीजिए, स्पेस मैनेजमेंट करा देंगे। ठीक है आदित्य, देखेंगे, मेल कर दीजिएगा। हाँ, नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होने चाहिए। रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा ठीक है माया, धन्यवाद। लेक्सिकल वर्ड पूछ रहा है कोई, देखो लेक्सिकल वर्ड भी अभी समझ लेंगे, लिख लेती हूँ मैं साइड में कहीं, क्योंकि अंत नहीं है ना चीजों को अगर करते जाओ तो। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं स्कैनिंग की, तो आप कहीं एयरपोर्ट जाते हैं, आप कहीं मेट्रो में जाते हैं, स्कैन किया जाता है ऊपर से नीचे, देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा, कुछ नहीं तो वो मशीन लेके स्कैन कर रहे हैं कि कुछ बम बम तो नहीं लेके आ गए हो आप, या कुछ लोहे का सामान तो नहीं लेके आ गए हो, मतलब स्पेसिफिक डिटेल ढूंढ रहे हैं आपके अंदर कि कुछ लोहा है, कुछ बम बम है कि नहीं है ना, कुछ खतरनाक एक्सप्लोसिव लाए हो कि नहीं लाए हो। अगर जैसे ही वो मिला तो टिक 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 हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक चीज चाहिए थी, विशिष्ट चीज चाहिए थी आप में से, और अगर मिली तो रुक जाएंगे वहीं। तो इन द सेम वे स्कैनिंग में भी यही होता है, फास्ट रीडिंग है ये, स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों तेजी से ही होती हैं, लेकिन चक्कर क्या है, अंतर क्या है, स्कैनिंग में कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट सूचना चाहिए उनको आपसे, अगर वो स्पेसिफिक डिटेल मिल गई तो काम खत्म। भाई आप डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे थे, जैसे ही वो वर्ड नजर आ गया काम खत्म हो गया। तो ये इसमें क्या किया, डिक्शनरी में आपने स्कैनिंग की किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए, पूरी डिक्शनरी थोड़ी याद की आपने। ठीक है, तो डिक्शनरी का आपने क्रिटिकल इंटेंस पीरियड वही है आपका 5 साल, 2 से 6 वर्ष। ठीक है बात, डिक्शनरी में आप स्कैनिंग करते हैं यदि किसी स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो। जब आप एक पैसेज सॉल्व करते हैं और किसी क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हैं इस पैसेज में, तब आप स्कैनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर जो वर्ड्स इसमें हैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ओवरऑल जस्ट आपसे पूछे इसका टाइटल क्या होगा, तब आप स्किमिंग करते हैं कि इसका सार क्या है। ठीक, तो स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें, स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। भाई जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो बस काम खत्म। इंटेंसिव से जुड़ी हुई है ये, इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है ये, यानी गहन अध्ययन का एक तरीके से इंटेंसिव रीडिंग से जुड़ी हुई है क्या, स्कैनिंग, और एक्सटेंसिव से जुड़ी हुई है स्कीमिंग। ये बात तो आप याद रख सकते हैं या कुछ दिक्कत परेशानी है। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, यानी विशिष्ट फैक्ट को ढूंढने के लिए स्कैनिंग का यूज किया जाता है। ठीक है बात, इतनी बात याद रखेंगे। दोनों में तेजी से पढ़ा जाता है, स्कैनिंग में भी और स्किमिंग में भी। ठीक, स्किमिंग में क्या है, मेन है आपका जस्ट, ओवरऑल आइडिया लग जाए कि इसमें मक्खन मक्खन क्या था, इस कहानी का सार क्या था। आपको जरूरी नहीं सारे कैरेक्टर्स याद हो, ओवरऑल जस्ट या आइडिया आपको लग जाए। ठीक, स्किमिंग इज कितने बजे तक है, अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, अभी तो मुझे लग रहा है आधा 1 घंटा निकल जाएगा, आधा घंटा तो लगेगा ही। स्किमिंग की यदि हम बात करें, जस्ट या ओवरऑल आइडिया के लिए स्किमिंग की जाती है, ये भी तेज ही होती है, लेकिन ये एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ी हुई है।
लेक्सिकल वर्ड भी बताऊंगी, एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ी हुई है, क्या स्किमिंग, ठीक है। जब आप टाइटल बता रहे हैं एक पैसेज का कि किसके बारे में था, तब आप एक्सटेंसिव या स्किमिंग कर रहे हैं। स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली, रैपिडली वहां आप पढ़ रहे थे स्कैनिंग में, और रैपिडली ही यहां पढ़ रहे हैं। टू गेट अ जनरल ओवरव्यू, एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाए उस टेक्स्ट के बारे में कि इसमें दिया क्या है, इस नॉवल में कहानी क्या थी, इसका सार क्या था, जिस्ट क्या है इसका, है ना। मेन चीज आपने निकाल ली और बाकी चीजें छोड़ दी, ओवरऑल जिस्ट, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ा हुआ है, कोई दर्द, कोई परेशानी, कुछ दुख, यहां तक की बात समझने में हो तो बता दो। अब एक और चीज समझ लेते हैं। लेक्सिकल वर्ड किसी को बहुत चिंता थी, हालांकि ये सब चीजें मैं इतनी बार करा चुकी हूँ, बट आप लोग जागते ही तब हो जब पेपर होता है, क्या करें, और मुझे सोने नहीं देते हो फिर। देखो, लेक्सिकल वर्ड्स इनको कंटेंट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, कंटेंट वर्ड्स। इनका अपना एक मीनिंग होता है डिक्शनरी में, मतलब जैसे ऑनेस्ट का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है ना, कि भाई ईमानदार। एंड का कोई बहुत अच्छा अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ये वर्ड के या सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जाता है। एंड हुआ, और हुआ, दो हुआ, तो इनको फंक्शनल या फंक्शन वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट कोई खास एग्जिस्टेंस है नहीं। फंक्शन वर्ड्स, ठीक, जो ये कनेक्टिंग टाइप्स होते हैं। समझ गए बात या नहीं? समझ गए हो तो बता दो, नहीं समझ पाए हो तो भी बता दो। क्लियर है ना बात? चलिए, नो दर्द नो दुख, दुख की जरूरत है आपको जीवन में ऊपर जाने के लिए। देखिए, कॉन्ट्रास्टिव पेयर या कॉन्ट्रास्ट पेयर्स कह सकते हो आप इनको, ठीक। कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर्स भी कहते हैं दूसरी भाषा में इनको। मिनिमल मतलब बहुत छोटे से अंतर होते हैं इसमें। इंटोनेशन बता दीजिए, लीजिए इंटोनेशन भी लिख देते हैं, अभी बताएंगे इंटोनेशन, यहीं लिख देती हूँ। चीजें तो इतनी है ना आपको बताने को, आज तो सेशन खत्म भी ना हो। देखिए, अगर मैं बात करूं मिनिमल पेयर्स में क्या होता है, ये बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक साउंड डिफरेंट होती है। स्पेलिंग इनकी अलग होती है, मीनिंग इनका अलग होता है, बट साउंड का बहुत कम अंतर होता है, हल्का सा अंतर होगा। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? प्रोनाउंसिएशन की बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। बच्चे ने कॉपी बोलना सीख लिया, आप टॉपी बोलना सिखा रहे हैं उसको। टीम बोलना सीख लिया, डीम सिखा रहे हैं। टेक और टेप में कितना अंतर है? सिर्फ एक साउंड का अंतर है ना। रैट और कैट में एक साउंड का अंतर है ना। फैट और मैट में एक साउंड का अंतर है। तो ऐसे पेयर बनाए जाते हैं दो दो के, ताकि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन वो प्रोनाउंस कर पाए वर्ड्स को। छोटे बच्चों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनको दिक्कत होती है ना, वर्ड्स में हल्का सा ही अंतर होगा, सिर्फ एक साउंड का अंतर होगा, इसलिए इनको कॉन्ट्रास्टिव कह रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट है, एक ही साउंड, मिनिमल पेयर है। कॉन्ट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर दी सेम एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। एक लेटर का या एक साउंड का डिफरेंस होगा, ठीक है। राइमिंग साउंड्स हो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम। किसके लिए यूज किए जाते हैं? प्रोनाउंसिएशन के लिए। इंटोनेशन बताएंगे आपको अभी। एक क्वेश्चन देख लीजिए मिनिमल पेयर पे। कॉन्ट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ व्हाट? बताइए फटाफट से। डॉक्टर को दिखाओ, आपकी बहुत तबीयत खराब रहती है। दिखाएंगे यार, दिखाएंगे। हेडेक है अच्छा खासा। एक तो ये माइक चेंज करना है सबसे पहले, 1 साल ने ना बैंड बजा के रख दिया। देखो दीपिका, क्या कह रहे हो भाई? निकल गया आपका कमेंट। कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स या मिनिमल पेयर्स की यदि हम बात करें, और थोड़ा एक टीम भी बनाने की जरूरत है 2-4 लोगों की, ताकि काम थोड़ा डिवाइड हो। सिर्फ आपकी क्लासेस देख के सिलेक्ट क्रैक करूंगा, बिल्कुल रेशमा। देखिए, कॉन्ट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ व्हाट? सिंपल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। जब भी तो फैट और मैट में सिर्फ एक ही लेटर का, एक ही साउंड का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन बच्चे की बेहतर हो सके, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? देखो, जो लोग ग्रामर पे जोर दे रहे हैं ना इस टाइम पे, बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेकार में। कोई फायदा नहीं होगा, 2 से 3 नंबर आएंगे नहीं। इससे अच्छा ये आसान चीजें करो और 10 नंबर तक ले आओ चुपचाप से। पेपर बिल्कुल सर पे है, ज्ञानी बनते रह जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। देखो एक बार,
इतना ही ध्यान था ग्रामर का, तो ग्रामर बचपन से पढ़ रहे थे, 2 से 3 नंबर तो लाने चाहिए थे ना। साउंड्स पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो इंटोनेशन पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं फोनीम बताती हूँ कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है और ये कितनी होती है। इंटोनेशन क्या है? वेरिएशन इन योर वॉइस। इंटोनेशन वेरिएशन इन योर टोन बता रहा है, यहीं से देख लो, इंटोनेशन टोन से रिलेटेड है, यानी वेरिएशन इन योर टोन। है ना? या हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आपकी टोन में। राइज एंड फॉल इन योर वॉइस, राइज एंड फॉल। एकदम से कोई चिल्ला के बोले तो राइज होगा उसकी टोन में, है ना, और अगर धीमे से बोले तो फॉल होगा। 3 प्रकार की पाई जाती है ये, राइज भी होगा, फॉल भी होगा, और जिसको आप राइज एंड फॉल स्लाइडिंग कह सकते हैं। कई लोग इसमें टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे। राइज एंड फॉल यानी स्लाइडिंग भी हो सकती है, यानी उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव दोनों भी हो सकते हैं। इंटोनेशन पे फर्क किस चीज का नहीं पड़ता? वॉइस और प्रोनाउंसिएशन का। कैसे आप उच्चारण कर रहे हैं उससे इंटोनेशन नहीं बदल जाएगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक, वॉइस और प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। इतनी बात करेंगे क्योंकि जितना लंबा खींचेंगे खत्म नहीं होगा। देखिए साउंड्स कितनी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी फोनीम्स। फोनीम का मतलब ही है ध्वनि। पहले हमने डिस्कस किया हुआ है फोनीम क्या है, मॉर्फीम क्या है। फोनीम होती है साउंड की सबसे छोटी इकाई, मॉर्फीम है मीनिंग की सबसे छोटी इकाई, और सिमेंटिक है मीनिंग कैसे वर्क करता है लैंग्वेज में, वो सिमेंटिक है। सिंटैक्स है रूल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। इन बेसिक बातों को आप याद रखेंगे। फोनीम की यदि मैं बात करूं तो फोनीम क्या है, मैंने 8-10 चैप्टर कराए हुए हैं चैप्टर वाइज। ये टोटल फोनीम्स कितने हैं इंग्लिश में, या टोटल साउंड्स कितनी है, कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों की साउंड मिला लें तो कितनी है, बताओ एक बार, जल्दी लिखो। राइज एंड फॉल इन योर टोन, बिल्कुल 44, 44 साउंड है टोटल, 44 साउंड्स हैं। कितने लेटर्स से प्रोड्यूस होती हैं? 26 लेटर्स से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। 26 ही लेटर है ना, A to Z, और एक अल्फाबेट है। अभी 44 में 44 में 20 साउंड्स जो हैं वो वाउल साउंड्स हैं। A E I O U जो 5 वाउल हैं वो 20 साउंड बनाते हैं, यानी 4 गुना। और जो आपके 21 कॉन्सोनेंट हैं वो 24 साउंड बनाते हैं। तो कॉन्सोनेंट की साउंड पूछे, हर बार पूछता है कभी ना कभी, किसी ना किसी लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, कहीं ना कहीं जरूर आता है ये क्वेश्चन कि अगर मैं बात करूं साउंड्स की तो टोटल साउंड्स कितनी है? 44 हैं, जिसमें से 20 वॉवल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। नंबर ऑफ वॉवल पूछे तो आपको पता है 5 हैं, A E I O U, और अगर कॉन्सोनेंट का नंबर पूछे तो 21 है। लेकिन इनकी साउंड पूछे, इनके फोनीम पूछे तो कितने हैं? 20 वॉवल के और 24 कॉन्सोनेंट के, ठीक। आगे बढ़े। अब इसमें भी कुछ डिफ्थोंग्स होते हैं, कुछ मोनोफ्थोंग्स होते हैं। डिफ्थोंग्स होते हैं डबल वॉवल साउंड, वो वर्ड्स जिनमें 2 वॉवल की साउंड आए, डबल वॉवल साउंड, या ग्लाइडिंग वॉवल भी बोल देते हैं इनको, या ग्लाइडिंग वॉवल्स भी बोल देते हैं, ठीक है बात, ग्लाइडिंग वॉवल्स, ठीक है बात। बिल्कुल डबल वॉवल साउंड्स या ग्लाइडिंग वॉवल साउंड, क्योंकि ग्लाइड करती हुई जाती है, फिसलती हुई जाती है साउंड। जैसे ओ और आई की साउंड है, ये 2 वॉवल एक साथ आ गए, ओ और आई वॉवल हैं। कॉइन, ऑइन, आप अपने फेस को या आर्टिकुलेटर्स को देखेंगे तो वो ग्लाइड करेंगे। आर्टिकुलेटर्स क्या है अभी समझेंगे आगे। कॉइन, लाउड, साइड, है ना। साउंड 2 वॉवल की आनी चाहिए, डबल वॉवल साउंड। 8 डिफ्थोंग्स होते हैं और 12 मोनोफ्थोंग होते हैं, ये बात आपको पता होगी, नहीं है तो कर लीजिए। आ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स इन अ सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल में, एक यूनिट के रूप में बोले जाते हैं। 2 वॉवल जुड़ करके ग्लाइडिंग साउंड बनेगी, एक से दूसरे वॉवल की तरफ साउंड मूव करती है, ठीक है बात। डिफ्थोंग्स टोटल 8 हैं और मोनोफ्थोंग 12। मोनोफ्थोंग होते हैं जिनमें सिंगल, जो नॉर्मल
आपके वर्ड्स हैं। यहाँ पे डबल वॉवल की बात थी, वो नॉर्मल वर्ड्स हैं जहाँ पे डबल वॉवल नहीं आएंगे। अब एक चीज है आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स हैं, हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं, जो हमें बोलने में सहायता करते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे कि कुछ तो फिक्स हैं, कुछ मूव करते हैं। मूव करने वाले कौन से हो सकते हैं? लिप्स हो सकते हैं, आपकी टंग मूव होती है ना, आपके जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है ये फिक्स्ड है, ठीक। तो हम कह सकते हैं आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमें आवाज को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, वो हमारे शरीर के हिस्से हैं, ये कह सकते हैं हम। इनको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नेजल कैविटी है, जो नाक का इस्तेमाल करके हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, हिमेश रेशमिया बन जाते हैं, है ना। पैलेट है हमारा, ये ऊपर वाला हिस्सा, तालवा कहते हैं आई थिंक, ठीक। टंग है ही, वोकल कॉर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम या मैं भी साउंड प्रोड्यूस कर पा रही हूँ अभी, है ना। ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं, वो ऑर्गन्स जो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करें। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। होमोग्राफ, ये होमो वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं, ये मैंने अलग से भी कराए हैं, बट फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। जिनको सिंटेक्स रिवाइज करने का मन कर रहा है, मैं करा देती हूँ, 1 मिनट रुको। बात तो वही है ना, देखो फटाफट से देखना। सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, 1 नंबर का क्वेश्चन है यहां से भी, सिमेंटिक्स। इसके अलावा और क्या बचता है आपका? फोनीम, ठीक, मॉर्फीम। ये दोनों तो क्या है? ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे सी एच, च, फ, इसी ये सबसे छोटी, ध्वनिम कहते हैं इसको हिंदी में। साउंड सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। मॉर्फीम क्या है? मीनिंग की सबसे छोटी इकाई है, यानी इससे छोटा और नहीं तोड़ सकते आप मीनिंग को। जैसे वाटर, मीनिंग है ना, इसका तोड़ोगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा, ठीक। सिमेंटिक्स क्या है? मीनिंग की स्टडी कैसे होगी, मीनिंग कैसे बनेगा लैंग्वेज में, मीनिंग या फिर मैं कहूं सेंस, सेंस कैसे क्रिएट होता है लैंग्वेज में, ये हाल सिमेंटिक्स के पास है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, वो सिमेंटिकली गलत है, क्योंकि ड्राइव हम जो 4 व्हीलर है उसको कहेंगे, ट्रैक्टर को कहेंगे, ट्रॉली को कह दोगे आप, हैं। ट्रॉली को कौन ड्राइव करता है वैसे? ट्रैक्टर के पीछे लगा के कर लेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं कार को कहोगे ड्राइव, बाइसिकल थोड़ी होती है, बाइसिकल तो राइड की जाती है ना। संगीता धन्यवाद। तो बाइसिकल जब राइड की जाती है तो ये सिंटेक्स तो ठीक है, सिंटेक्स में क्या है? रूल्स की बात होती है, स्ट्रक्चर की बात होती है, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे काम करेगा, रूल्स की या स्ट्रक्चर की बात होती है सिंटेक्स में। सिमेंटिक्स में वो सेंस निकल के आ पा रहा है या नहीं। फलाने के रिश्तेदार क्या हो गए? दादाजी एक्सपायर हो गए। क्या दादाजी दवाई थे? क्या दादाजी कोई घुट्टी थे? नहीं, इंसान थे, पास आउट हुए होंगे या पास अवे होंगे, सॉरी पास आउट बोल रही हूँ, मेरा भी चली गया, पास अवे हो गए, है ना, पास अवे हो गए होंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि सिंटेक्स क्या है? रूल्स या स्ट्रक्चर की बात है। भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है, लेकिन मीनिंग गलत निकल रहा है, तो मीनिंग गलत निकले तो सिमेंटिक, या मीनिंग का मतलब या मीनिंग की जो स्टडी है वो सिमेंटिक्स के अंदर आएगी। रूल्स की यदि बात होगी, ग्रामेटिकली बात होगी तो सिंटेक्स। और ध्वनिम यानी ध्वनि की स्मॉलेस्ट साउंड की जो यूनिट है वो फोनीम, ये 44 होते हैं, जिसमें सिर्फ 20 वॉवल हैं और 24 कॉन्सोनेंट हैं। मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। एलिप्सिस वो होते हैं जो डॉट 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 छोड़ देते हो ना आप, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, आप पता नहीं कब याद रखेंगे कि नहीं, है ना। तो ये डॉट 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 है, ठीक है, कुछ तो होगा आगे की कहानी। इनको एलिप्सिस कहते हैं। सिमिली में बेसिकली उपमा, एज और लाइक का यूज करते हो आप, चांद के जैसा, है ना। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। होमोग्राफ, ग्राफ का सिंपल मतलब है लिखने से, राइटिंग से। जैसे डिस्ग्राफिया होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, या होमो का मतलब होता है सेम, यानी लिखे सेम जाते हैं, ये वर्ड्स लिखे सेम जाते हैं। होमोग्राफ का एग्जांपल देखो, मीनिंग अलग होगा, चाहे वो होमोग्राफ हो, चाहे वो होमोफोन हो, चाहे वो होमोनिम हो, मीनिंग अलग होगा। लिखे यहाँ पे सेम जाते हैं, साउंड अलग हो सकती है, मीनिंग तो अलग होना ही है। देखो ये LEAD दोनों ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन एक को हम लेड बोलते हैं और एक को हम लीड बोलते हैं। लेड एक मेटल हो सकती है, लीड जो आपका डायरेक्शन देना लीडर वाला लीड हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग सेम है। ग्राफ ग्राफिकली सेम है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना राइटिंग लैंग्वेज की, ठीक है। तो लीड और लेड ये क्या है, होमोग्राफ कहला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, होमोफोन। होमोफोन, फोन मतलब साउंड, फोन का सीधा सा मतलब है साउंड, फोन पे साउंड ही तो सुनते हो ना, हेलो, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लास कब तक चलेगी, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। खैर ये तो हुई बहुत ही वाहियात पीजे की बात, बट चल जाएगी अभी तो आधे घंटे और, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हमें करने हैं। होमोफोन्स मतलब साउंड सेम होगी, साउंड सेम होगी, लिखे अलग जा सकते हैं, इनकी स्पेलिंग अलग हो सकती है, ग्राफिकली अलग हो सकते हैं। थैंक यू ज्योति। ग्राफिकली अलग हो सकते हैं बट साउंड सेम आएगी, टू और टू सुनने में तो सेम है ना, फोनेटिकली सेम है। टू, ये टू दो वाला है और ये टू भी वाला है, ठीक है। नो और नो, जानना और नहीं, इनकार, है ना, जानना और इनकार, साउंड सेम है दोनों में, क्या है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है। होमोफोन। आगे बढ़ेंगे, होमोनिम। देखो मीनिंग तो सब में ही अलग है। होमोनिम की यदि हम बात करें तो होमोनिम है क्या, जहां पे सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग और सेम स्पेलिंग और सेम ग्राफ, और क्या होता था, फोन सुनने में भी मतलब साउंड, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। होमोनिम क्या हो सकते हैं, ये प्रोनाउंस भी सेम होते हैं। सूट, सूट ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आज तक का जो मैं दे सकती हूँ आपको, है ना। तेनु सूट सूट करता, दैट मीन्स जो सूट है, एक हुआ पहनने वाला सूट, अब ये हिंदी में भी हो सकता है, ये इंग्लिश में भी सूट हो सकता है, ठीक, ये हुआ पहनने वाला सूट, और दूसरा सूट हुआ एप्रोप्रिएट लगता है भाई, है ना। स्पेलिंग सेम है, बोला सेम जाता है बट मीनिंग अलग है, याद रख लोगे ना ये बात, तो मीनिंग अलग है, ठीक है। समझ पा रहे हो वो बात या नहीं, भावनाएं समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना ये बात। भाई एक सूट का मतलब है कपड़े और दूसरा सूट है एप्रोप्रिएट लगना, तो स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन बोले भी एक जैसे जाते हैं, लिखे भी एक जैसे जाते हैं, ये होमोग्राफ भी है, होमोफोन भी है, लेकिन मीनिंग अलग है, तो होमोनिम कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स। अब आप कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना चाहें, इसके बाद अभी हैं कॉन्सेप्ट्स, ये तो एक दो क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर हैं, होमोफोन के ऊपर। एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे सन और सन, भाई स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन का सीधा मतलब है साउंड से, साउंड सेम है, दैट मीन्स क्या होगा, ये होमोफोन होगा, क्योंकि साउंड सेम है ना, लिखे तो अलग जाते हैं, होमोनिम में तो साउंड और स्पेलिंग दोनों ही सेम होती हैं। समझ पा रहे हो बात को क्या नहीं समझ पा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। एंटोनिम ऑपोजिट को कहते हैं, विपरीतार्थक को, सिनोनिम हम पर्यायवाची को कहते हैं, और होमोनिम आपको बता ही दिया है शिखा सिंह। देखिए नेक्स्ट, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी जब हम समझने के लिए, देखो रीडिंग में यानी पढ़ने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि समझ में आ जाए, अर्थ निकालना, आप पहचान पाए कुछ चीजों को, उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अर्थ निकाल पाए पढ़ करके, ये बात याद रखिएगा, अर्थ ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं हिंदी में बताना भूल गई हूं आपको, ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर, चार्जिंग पे लगाना होता है, देखो जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए कुछ पेयर्स किसके एग्जांपल है, होमोग्राफ के, यानी लिखे सेम जाते हैं और साउंड अलग हो सकती है, लिखे सेम जाते हैं, लीड और लैड और लीड यही सेम लिखे गए हैं, ये तो लीड है, ये डीड है, या डैड है, सॉरी, ये तो डीड तो अलग होता है, मेल और मेल ये क्या है, ये तो होमोफोन है, लेकिन ये तो हमसे होमोग्राफ पूछा था, यानी लिखने में राइटिंग में सेम होने चाहिए, तो सिर्फ ए ही ऑप्शन सेम है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड्स, यानी बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल का मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स पढ़े थे ना हमने, या नहीं पढ़े इस बार, कोई बात नहीं, बैचेस में तो पढ़े ही होंगे। देखो एक बार, अगर मैं आइडेंटिकल साउंड की बात करूं तो मतलब बिल्कुल सेम साउंड है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, यानी लिखे भी बिल्कुल सेम जाते हैं, मीनिंग अलग है, सिंपल सा आंसर है होमोनिम होगा, है ना।
सूट सूट याद रख लेना, या काम बन जाएगा आपका। सूट सूट, या बैट बैट भी हो सकते हैं, एक बैट जो चमगादड़ वाला और एक बैट खेलने वाला। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। खैर होने को तो क्या क्या हो सकता है दुनिया में। देखो एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन इन इस वाले टॉपिक से, फिर हम बाकी टॉपिक्स करेंगे। द फिनोमिनन वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू और मोर, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया है, बट ऐसा ये एक फिनोमिना है जहां पे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, बताइए जरा। पानी ना पिए क्या है? सिंपल बात है, इसको पॉलीसेमी कहेंगे। ऐसे वर्ड को पॉलीसेमी कहते हैं। पॉली का मतलब ये मल्टीपल, जिसके मल्टीपल मीनिंग हो, पॉलीसेमी कहलाता है। ठीक, पॉलीसेमी कहलाएगा वो वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग हो, दो या दो से अधिक मीनिंग हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पैराफ्रेजिंग के बारे में मैंने बात की थी, राइटिंग की सब स्किल है। पैराफ्रेज करने का मतलब है आप अपने शब्दों में किसी की बात को कहें, या जो आपने पढ़ा या देखा उसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक, किसी आइडिया को अपने शब्दों में कहें, उसकी रीढ़ की हड्डी खराब नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स उसका जो मेन कंक्लूजन है वो खराब ना हो, बट शब्द आपके हो, इंटरप्रिटेशन आपकी हो। दैट इज पैराफ्रेजिंग। राइटिंग से संबंधित है ये, राइटिंग से संबंधित है। नोट टेकिंग की बात करते हैं। नोट टेकिंग क्या है? नोट टेकिंग इज समथिंग, क्या हुआ? ये रेड इमोजी कौन दिखा रहा है? इसको गुस्सा आ गया बहुत। पी लो। अरे यार वो बिल्कुल वो बन चुकी है, बॉर्नवीटा बन गई है, उसको पीने का कोई फायदा नहीं, खाना खाऊंगी। ये देखो अंकुर पांडे बता रहे हैं वरुण धवन किससे शादी कर रहे हैं। यही तो आपके जीवन में काम आएगा बहुत ज्यादा। और सीटेट तो यही पूछने वाला है, जाते ही पहला क्वेश्चन यही होगा। मैम आपका इंटोनेशन इतना अच्छा है ना, आपको इतने टाइम से देखते हैं। अच्छा धन्यवाद जी, कोशिश रहती है। चलो चलो चलो, आ जाओ वापस से क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो, वरुण धवन तो नहीं लिखा नजर आ रहा किसी को? नोट टेकिंग है ये, है ना? ये सब पूछता है सीटेट। देखो एक बार, नोट टेकिंग की यदि मैं बात करूं तो नोट टेकिंग क्या है? नोट टेकिंग है जब आप किसी को सुन रहे हैं या किसी को देख रहे हैं और एज इट इज आपने रिकॉर्ड कर लिया चीजों को, चाहे वो सुन करके किया हो, चाहे किसी एक लेक्चर के दौरान किया हो, किसी सेमिनार के दौरान किया हो, चाहे आज मैं जो बोल रही हूँ वो आप चुपचाप लिखते चले गए बिना दिमाग लगाए, आप रिकॉर्ड करते चले गए। तो नोट टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। आप सिंपली रिकॉर्ड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को जो आप अपने एनवायरमेंट से या डिफरेंट सोर्सेज से पा रहे हैं, है ना? किसी ने एज इट इज आपने रिकॉर्ड कर लिया। ये क्लास के दौरान हो सकता है, ड्यूरिंग अ क्लास नोट टेकिंग होती है। ड्यूरिंग अ क्लास नोट टेकिंग होती है, तो ये ड्यूरिंग क्लास पॉसिबल है, ड्यूरिंग अ लेक्चर और अ क्लास और अ सेमिनार ये चीज होगी, क्योंकि आप इसमें एज इट इज रिकॉर्ड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को जो सामने वाला बोल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है बात या नहीं? बताओ एक बार। बिल्कुल क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख इसमें नहीं है हमें। अब नोट मेकिंग कैसे अलग है? नोट मेकिंग या टेकिंग मतलब सिंपल है, आप मैंने आपको ये पेन दे दिया, आपने पकड़ लिया, टेकिंग हो गया। ठीक, मेकिंग में आप बनाओगे ना इसको बैठ के, ठीक, एज इट इज थोड़ी ले लोगे। तो सिंपल बात है, नोट मेकिंग जो है वो इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग रिव्यू करके अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके सिंथेसिस करके प्रॉपर बनाते हो सब चीजों को। नोट टेकिंग की कुछ टिप्स हो सकती हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण क्लूज को, पॉइंट्स को आप लिखो, एब्रीविएशंस को लिखो। जरूरी थोड़ी है कि कोई बोल रहा है तो आप एक एक वर्ड लिखेंगे तो पीछे रह जाएंगे आप, है ना? शॉर्ट होनी चाहिए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में या डायग्रामेटिक फॉर्म में आप बना सकते हो, जिससे कि समय बचे और सामने वाला स्पीकर आपसे आगे ना निकल जाए और आप पीछे छूट जाएं। नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। आपने जो भी पढ़ा या जो भी सुन लिया उसको जस्ट लिख देना नहीं है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आप अपना दिमाग लगाएंगे,
रिव्यू करेंगे किसी चीज को, कनेक्ट करेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज से, सिंथेसाइज करेंगे, कुछ आइडियाज को क्रिएट करेंगे, है ना। कुछ शायरी वायरी मत लिख देना किसी दिन नोट मेकिंग में, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है। जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी पढ़ा है, उसमें आप कनेक्ट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एज इट इज रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं। अब देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से और ग्रामर ट्रांसलेशन से आता ही आता है। हम पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। देखिए, बता देंगे कहाँ होगा मीटअप, ज्यादा दूर नहीं करेंगे दिल्ली से। देखिए, जल्दी देखिए, पहले मजाक की बातें बहुत करते हो। यार अगर मैं बात करूं यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन यानी जीटी मेथड आपका, जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन को ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि कह दीजिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, इसका दूसरा नाम है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक, क्या कह सकते हैं हम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, यानी बहुत पुरानी विधियों में से एक है, क्लासिकल मेथड कह सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रामर ट्रांसलेशन की, तो यहाँ आप ग्रामेटिकल रूल्स पे फोकस रहता है और ट्रांसलेशन पे। मतलब जैसे यूपी बोर्ड में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, वहां क्या है, ट्रांसलेट कर करके पढ़ाया जाएगा हमें, यह ज्यादातर हमारे देश में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाएगा, न्यू स्टाइल से पूरे रूल्स रटवा दिए जाएंगे, है ना। और बच्चों को पढ़ना भी आ जाएगा, रूल्स भी आ जाएंगे, लिखना भी आ जाएगा, लेकिन बोलने में हमेशा समस्या रहेगी। दैट मीन्स ये रूल्स पे और ट्रांसलेशन पे फोकस करता है, मदर टंग का भरपूर प्रयोग है। टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है टारगेट लैंग्वेज से। टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, या टारगेट लैंग्वेज कोई भी वो भाषा जिसको आप सिखाना चाहते हैं। टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई और मदर टंग हिंदी हो गई, जो लक्ष्य भाषा मैंने आपको हिंदी में भी बताई थी। तो ये ट्रांसलेट करने पे जोर देता है, ये डिडक्टिव अप्रोच अपनाता है, पहले रूल्स को सिखाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड के थ्रू ग्रामर को सिखाता है, ये बात हमें याद रखनी है। मदर टंग का भरपूर इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन या अनुवाद किया जाता है। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 बातें याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसकी आलोचना के बावजूद आया डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि कह देते हैं जिसको। ये इंडक्टिवली सिखाता है, यानी ये एग्जाम्पल टू रूल लेके जाता है, नेचुरली सिखाता है, इसको नेचुरल मेथड भी कह देते हैं कई लोग। ठीक है, इंडक्टिवली ग्रामर के रूल्स को सिखाता है। यहाँ डायरेक्ट मदर टंग का यूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मदर टंग नॉट अलाउड, नो ट्रांसलेशन। ये कहते हैं जिस भाषा को सीख रहे हो उसी भाषा से सीखो, प्रैक्टिस कर करके अपने आप स्ट्रक्चर आ जाएगा। मदर टंग नॉट अलाउड, ठीक है, मदर टंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड, कुछ समय या कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, इसका नाम नहीं है नेचुरल मेथड कोई, एंड इज ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाने के लिए। भाई जो आपकी भाषा नहीं है डायरेक्टली उनको उसी भाषा में सिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे की नेटिव लैंग्वेज जिसको हम मदर टंग कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित नहीं है, मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है या यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली उसी भाषा के थ्रू जाना है, जो भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश के थ्रू ही इंग्लिश सिखाई जाएगी, हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। बच्चा यदि हिंदी का प्रयोग करेगा तो 5 रुपए फाइन लगेगा। ये डायरेक्ट मेथड का यूज हुआ, ये डायरेक्ट मेथड का यूज हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रामर ट्रांसलेशन को पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी लास्ट चीज है ऑलमोस्ट, लैक, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, लैक। और फिर हम पढ़ेंगे बिक्स को, और फिर हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सो जाएंगे। सोएंगे नहीं, वैसे मुझे तो खाना भी खाना है अभी। देखो एक बार फटाफट से देखो, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की,
किससे जल्द सामना हो रहा है? देखो जल्दी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम देखो, बातें बहुत करने लग गए हो आजकल। जो हवाएं हमारे खिलाफ चलती हैं उनसे जल्द सामना होगा। कैसे करके मानोगे? मस्ती रसगुल्ला, इन बातों से नहीं होगा कुछ भी, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले सामना करेंगे कुछ दिन बाद फिर। देखो एक बार, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी एक ऐसी ही चीज है जो इसी से संबंधित है। बेसिकली जब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं, लैंग्वेज में किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक्स या किसी और सब्जेक्ट में लैंग्वेज के टॉपिक्स सिखाते हैं, यानी लैंग्वेज के थ्रू आप बाकी सब्जेक्ट सीख रहे हैं। अगर हिंदी है तो पूरे हिंदी मीडियम में हिंदी चल रही है, चाहे वो साइंस पढ़ें तो हिंदी में पढ़ेंगे, तो वो साइंस भी सीख रहे हैं और हिंदी भी सीख रहे हैं। अब वो एसएसटी पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में है ही। तो ऐसा हो सकता है कि आप बाकी टॉपिक्स को सीखने में भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। इसी को हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं, यानी पूरे करिकुलम में, सारी एक्टिविटीज में, सारे सब्जेक्ट्स में आप किसी एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यही भाषा आपको सब्जेक्ट सीखने में, और सब्जेक्ट जब आप सीख रहे हैं तो भाषा भी सीख रहे हैं। इसको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं, यानी पूरे करिकुलम में सेम लैंग्वेज का यूज होगा। क्वेश्चन करके समझ लेते हैं, क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। लैक स्टैंड्स फॉर, ये फुल फॉर्म ही पूछ ली सीधी सीधी, बन जाओ रट्टू तोते। बताओ एक बार लैक की फुल फॉर्म। ये लैक आपका रुपीज वाला लैक नहीं है, कभी वहां पता चले ये दे दें और आप कहो कि हाँ हाँ हाँ। 1 लाख नहीं 2 लाख लिखो, वो अच्छा रहेगा। आंसर करो फटाफट से। और नए कपड़ों पे कोई भी आयरन नहीं कराता, स्पेशली मैं नहीं कराती हूँ, ठीक है, चाहे उनको रखे हुए सालों हो जाए। यहाँ पे जब देखो इनको आयरन करनी है। देखो एक बार आंसर करो फटाफट से। 20,000 लोग जो हैं वो लाइक कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग अभी भी 14-15 हजार लोग जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जल्दीबाजी में कई बार हम जल्दी की जगह जल्दीबाजी कर देते हैं, और हमें जल्दी करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। लैंग्वेज अक्रॉस द कल्चर्स नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन कंटेंट नहीं है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है। ऐसे ही LAD की फुल फॉर्म पूछता है और उसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है पेपर में, नहीं तो जल्दीबाजी के चक्कर में फ्री का नंबर चला जाएगा, और फिर आप घर आके कहेंगे ये तो आता था मम्मी, बस वो तो गलती हो गई। ये गलती कराने के लिए ही तो क्वेश्चन दिए हैं आपसे, हो गई तो हो गई, कौन पूछने आ रहा है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस, अक्रॉस, फलाना ढिमकाना कुछ भी दे देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। A teacher asks her learners of class 7th क्लास के लर्नर्स को टीचर ने पूछा टू रेफर, या कहा टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज। भाई हिस्ट्री का कोई एक ऐसा टॉपिक उठाओ जो इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट कर सके, और एक ऐसे लिखो। यानी हिस्ट्री का टॉपिक, हिस्ट्री पढ़ा दी, हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ी, और ऐसे लिखवाया जा रहा है। ऐसे किस चीज का पार्ट है? लैंग्वेज का पार्ट है ऐसे लिखना। इंग्लिश यानी भाषा को, लैंग्वेज को और हिस्ट्री सब्जेक्ट को, दोनों को जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया, तो यही बन गया लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, है ना। लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम मतलब आप जब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब भी आप भाषा सीख रहे हैं, और जब आप भाषा सीख रहे हैं तब आप दूसरे टॉपिक्स भी सीख रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हो। आगे बढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म आज का आखिरी टॉपिक, यानी बहुभाषिता। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत तेजी के साथ करेंगे, और ताकि थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। मेन तो क्वेश्चन ही है। देखिए बहुभाषिता की बात हो रही है। देखिए एक बार बहुभाषिता क्या है। बहुभाषिता देखिए, व्हाट इज बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। बताइए एक बार मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये बता दीजिए। देखो देखो, अरे मुंह मत तोड़ो यार किसी का भी, कर लेने दो उन बेचारों को अनलाइक, ऐसी काम मत करो। अहिंसा परमो धर्म। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता, यानी एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज यूज करने वाले बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है एक बच्चे घर में मलयालम बोली जाती हो, एक बच्चे घर में तेलुगु बोली जाती हो, एक बच्चे के घर में संस्कृत बोली जाती हो, भोजपुरी बोली जाती हो, तेलुगु बोली जाती हो, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी मन करे। मतलब अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले क्लासरूम में आते हैं, यानी डाइवर्सिटी है उनकी लैंग्वेज में।
तो आप इसको एक रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, ना कि कठिनाई के रूप में। बच्चे की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी लेवल पे, एनसीएफ भी करता है। मदर टंग को आप एक एसेट की तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जो बच्चे की मातृभाषा है, और बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे भी कुछ शब्द, ठीक। तो बच्चे में बदलाव नहीं, खुद में बदलाव लाना है। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। यही बात टेक्स्ट बुक के साथ है। टेक्स्ट बुक भी एक संसाधन है, बट सब कुछ नहीं है। जो बात मैंने हिंदी में बताई थी वही इंग्लिश में भी लागू होगी। कुछ चीजें मैंने जान के रिपीट नहीं की हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स कहते हैं इनको, बिक्स। इट इज नॉट विक्स जो आप लगाते हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए, है ना। इट इज बिक्स, बी फॉर बॉम्बे। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें कम्युनिकेशन में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स, रेफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो लैंग्वेज की ऐसी बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का जो यूज है एवरीडे लाइफ में, सोशल सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें एक बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स तो आनी चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की। आप कहीं गए, अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो कौन सुनेगा, है ना। तो ये जरूरी है कि बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स हमको आती हो, बेसिक स्किल्स पे हमारी पकड़ हो और हम बच्चे को ये सिखा पाए, ठीक है। एक कैल्प करके होता है, कॉग्निटिव, कुछ तो फुल फॉर्म में लिखना, एक बार मैं क्वेश्चंस कराते हुए बताऊंगी। एकदम से मुझे याद आया क्योंकि किसी ने आज पूछा था, मैं डालना भूल गई हूँ इसमें। तो उसमें क्या होता है, ये जस्ट ऑपोजिट होता है बिक्स का। बिक्स क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल आ जाए बच्चे में, वो हाई लेवल स्किल्स हैं। जो कैल्प वाली स्किल्स हैं, वो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है, पता नहीं क्या है, जो भी है, उसमें आपकी हाई लेवल थिंकिंग, कि आपको भाषा का निर्माण एक तरीके से आप नेक्स्ट लेवल करने लग जाए। यहाँ पे बेसिकली आपको लैंग्वेज को यूज करना आना चाहिए। बेसिक स्किल्स बच्चे की ओके हो जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। आज के लिए यही समाप्ति होती है। मेन टॉपिक्स की कुछ कुछ चीजें रह गई होंगी, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और पुराने सेशंस देखेंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है बात। सीएलटी, अरे यार करा देती हूँ, लो 1 मिनट रुको। देखो, 2 चीजें हैं, एक है सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एक है सीएलएल कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग ग्रुप में कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं। देखो सीसी सभी के लिए सेम रहेगा, वो सीसी मैं अलग से कराऊंगी एक वीडियो में, और प्याजे वगैरह उसकी कोलबग भी रिवाइज करा दूंगी अगर आपको जरूरत लगी तो। देखिए, कम्युनिटी होगी जो आपका समाज है, वहां पे बच्चा जाएगा, ग्रुप में बैठेगा, उनसे संवाद करेगा उस भाषा में जो भाषा उसे सीखनी है ना। तो और जहां जरूरत पड़ेगी टीचर से मदद लेगा। तो जब आप कम्युनिटी में जाके सीख रहे हैं, कम्युनिटी में लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, तो सीएलएल, ठीक। और क्लासरूम में यूज करके कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रीली, मौका मिल रहा है बच्चों को कम्युनिकेशन का यूज करने का, तो ये सीएलटी को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को, क्योंकि कम्युनिकेशन आधार है, कम्युनिकेशन को आधार बना के चलता है सीएलटी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इतनी बात तो याद रख ही लोगे मेरे ख्याल में, ठीक है बात। इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में, ठीक है। लेट्स लर्न का एडिक्शन हो गया है, भेजेंगे आपको। क्या होते हैं वो यार, क्या कहते हैं उनको, सुधार गृह, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। आवर टीचर अलोंग विद हर लर्नर्स राइट्स द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। डोर का नाम लिख दिया, ब्लैक बोर्ड का नाम लिख दिया, है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स पे नाम लिख दिए उनके। टीचर क्या करना चाह रही हैं, सुंदर लिखना चाह रही हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रही हैं, अल्फाबेट सिखा रही हैं, या फिर बता रही हैं कि स्पेलिंग सीख जाए बच्चा, बताइए। द टीचर इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। आंसर होगा इसका, द टीचर इज क्रिएटिंग प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जिससे बच्चा भाषा जल्दी सीखे। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिफरेंस, दिस इज अज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में मेन डिफरेंस या मेजर डिफरेंस कहा जाता है किसको, बताओ फटाफट से। साफ नहीं दिख रहा, ये क्या कहते हैं उसको, टाइप करा के मैं डिस्कस करा दूंगी। 2-4 क्वेश्चन करा के आज छुट्टी कर देते हैं, फिर जिस दिन ये पूरी प्रैक्टिस होगी उस दिन मैं टाइप करा दूंगी।
देखिए एक बार, ओ थैंक यू सैमसन एस पॉल। सब करा चुकी शशांक, एक बार फिर से देखो ये वीडियो, फिर से देखना। शैलेंद्र कह रहे हैं ये ऐड क्यों दे रहे हैं, चल नहीं रहा होगा इसलिए ऐड दे रहे होंगे, क्या करे व्यक्ति, हमने तो आज तक कहीं ऐड दिया नहीं है। देखिए एक बार, खैर ऐसा नहीं है, सबका अपना सोच है, बट हाँ ज्यादातर रीजन तो यही होता है। देखो एक बार, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट। इक्षुक, डेलिब्रेट का मतलब है ऐच्छिक प्रक्रिया, ऐच्छिक प्रक्रिया है, इच्छा रख के डेलिब्रेट एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन आपकी जो होम लैंग्वेज थी या लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो आपकी भाषा अर्जन, जो आपकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी, उसमें आपने कोई इच्छा नहीं रखी, बट आपको बोलनी आ गई। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज एक्विजिशन पहले होती है, लैंग्वेज लर्निंग बाद में होती है। हो सकता है दोनों को सेम टाइम में करा सकते हो, क्या दिक्कत है। मदर टंग एक्विजिशन सिर्फ मदर टंग में होगी, ये भी कहना गलत है। अगर बच्चा यूएस में रहता है तो उसकी मदर टंग तो हिंदी थी, लेकिन वो इंग्लिश भी एक्वायर कर लेगा, हो सकता है 2-3 भाषाएं एक्वायर कर ले। फिर है लैंग्वेज एक्विजिशन इज मीनिंग फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इज मेकिंग मीनिंग, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल, एक्विजिशन हमेशा नेचुरल होगा, और लर्निंग डेलिब्रेट या इंस्ट्रक्टेड होगी, स्कूल में प्रॉपर सिखाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेंगे, चलो इसके बाद। Many minor and tribal languages are not available in school curriculum and the number of speakers is receding in those languages. What is this known as in socio-educational linguistics? कुछ ऐसी माइनर और ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज अब खत्म होता जा रहा है, स्कूल करिकुलम में भी ये नहीं है। ऐसी भाषाओं को हम लैंग्वेज एंडेंजरमेंट कहते हैं, इस अवस्था को के विलुप्तिकरण हो रहा है कुछ भाषाओं का, है ना, बहुत कम यूज में है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, a student reads through an article in a newspaper to get the overall idea of the article. ओवरऑल आइडिया चाहिए उसको एक आर्टिकल का, कोई मान लीजिए एडवर्टीजमेंट हो या कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है ना, इसका उसको ओवरऑल जिस्ट चाहिए, आइडिया चाहिए, समरी चाहिए। क्या करेगा, एक्सटेंसिव रीडिंग या फिर मैं कहूँ स्किमिंग करेगा। ठीक, स्पेसिफिक डिटेल लिखा होता तो स्कैनिंग हो जाता, स्पेसिफिक डिटेल लिखा होता तो स्कैनिंग हो जाता। टॉप डाउन और बॉटम अप भी बता देती हूँ। देखो, बॉटम अप होता है जब आप बिल्कुल साउंड से वर्ड की तरफ जाएं, वर्ड से फ्रेज की तरफ, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस से आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्टोरी, मतलब बिल्कुल बॉटम से ABCD से पूरी कहानी की तरफ गए, बॉटम से अप गए। लेकिन जब आप स्टोरी से पैराग्राफ की तरफ आए, पैराग्राफ से सेंटेंस की तरफ आए, सेंटेंस से फ्रेज की तरफ आए, फ्रेज से क्लॉज की तरफ आए, क्लॉज से वर्ड्स की तरफ आए, तो ये टॉप डाउन हो जाएगा, टॉप से डाउन की तरफ। पैसेज मैंने कराया है यार कुछ टाइम प्रैक्टिस स्पेशल क्लासेस में, एक बार सर्च करके देख लो। ठीक है, खैर करा दूंगी फिर भी अगर समय मिला तो। साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड, चलो ये क्वेश्चन कर लो, कराया भी था आज। साइट वर्ड्स कैसे डेवलप होते हैं ये बता दो। साइट वर्ड्स मैंने बताया तो था, जब रोज रोज देखोगे किसी को तो जान तो जाओगे ही, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, है ना, शक्ल तो पहचान नहीं लगोगे। अब जो लोग डिसलाइक ही करने आते हैं बेशक, अब वो मुझे पहली नजर में भी देखेंगे कहीं तो पहचान ही लेंगे, वो बात अलग है, उनकी शक्ल देख के मैं उन्हें पहचान लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर बताओ एक बार, ऐसे लोग भी खुशी होके मिलते हैं, बस वो उनका दुख कुछ और है। बताइए, सिंपल बात है। अरे साइट में यूज करके, ये कौन सी भाषा है? बाय टीचिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स नहीं, बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ दिखा दिखा के नहीं, अर्थ भी तो पता हो, बार बार आए भी और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो। ठीक है, थोड़ा सा लिटरल मीनिंग नहीं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पे जाया करो हमेशा। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई, एक है फंक्शनल ग्रामर जिसको पेडागोजिकल ग्रामर भी कहते हैं, एक है ट्रेडिशनल ग्रामर यानी पारंपरिक व्याकरण। देखो, व्याकरण को हमें इंडक्टिवली सिखाना है, ये बात याद रखिएगा। ट्रेडिशनल ग्रामर, और दूसरा है आपका फंक्शनल ग्रामर या फिर पेडागोजिकल ग्रामर। पेडागोजिकल ग्रामर
आपको किस पे फोकस करना है? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ये यूज करके, जहां पे भी ग्रामर के साथ यूज वर्ड आए, कॉन्टेक्स्ट में यूज आए, बेस्ट वर्ड है, चुपचाप से आंसर लगा सकते हो। ये सबसे बड़ी हिंट है या की वर्ड है। क्या है? की वर्ड है। ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स के थ्रू रटाते रहो, डिडक्टिव मेथड का, इसको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में सीखने को, संदर्भ में सीखने को हम क्या देंगे? महत्व देंगे, महत्व। ठीक है, क्लियर है बात? यू आर इनक्रेडिबल टीचर, धन्यवाद। आगे बताइए। आज के इस सेशन में कुछ और आपके मन में सवाल रह गए हो, कोई दुख, कुछ दर्द बाकी हो तो बता दीजिए, बताइए। पैसेज के लिए एक वीडियो बना दूंगी यार, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, देखते तो हो नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करूं, वैसे देखते हो आप, ये भी कहना गलत है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आपने ग्रुप में बिठा करके बच्चों को कोई आइडिया सोचने को कहा कि चलो इस पे ऐसे लिखो, तो अब वो पहले अपने दिमाग में बारिश करेगा आइडियाज की, सोचेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ये यूज होती है टेक्निक, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। या फिर क्रिएटिव राइटिंग में भी ये यूज होगी, क्योंकि आपको दिमाग पे जोर डाल के कुछ लिखना होगा। ठीक, तो ग्रुप में आप बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कह सकते हो कि कुछ नया सोचो, किसी समस्या का ढंग का समाधान लाओ, पानी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, किसी चीज पे कोई ऐसे लिखना है, कोई बात लिखनी है, ये सारी चीजें। कल मिलेंगे मैथ्स पेडागोजी के साथ, अगर चीजें ठीक रही। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो वैसे छुट्टी का तो बिल्कुल अंदर से ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये जो आज का सेशन है ना, डिफिकल्ट चीजों को समझ के और भूल जाने से अच्छा है कि आसान चीजों को ज्यादा बार रिवीजन करके और इनसे नंबर भी लाए जा सकते हैं। सैंडविच टेक्निक क्या है? देखो, एक बाइलिंगुअल मेथड होता है, आई थिंक सीजे डॉटसन ने दिया, आई एम नॉट श्योर, एक बार पुरानी वीडियो चेक कर लेना मेरी। बाइलिंगुअल मेथड, यार क्वेश्चन खत्म नहीं होते आपके। इसमें क्या है, एक सैंडविच टेक्निक का यूज होता है। सैंडविच, भाई साहब देखिए एक बार, मेरा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीक हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, सैंडविच टेक्निक, ऐसा स्पेलिंग पे जज मत करना, आज बता रही हूं मैं। देखो, सैंडविच टेक्निक की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सैंडविच जैसे होता है, एक तरफ ब्रेड, दूसरी तरफ भी ब्रेड, बीच में कुछ कुछ भरा हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो लेयरिंग है वो टारगेट लैंग्वेज की होती है, फिर बीच में मदर टंग को यूज करते हैं। ठीक, और फिर से लेयरिंग जो है वो टारगेट लैंग्वेज की हो जाती है ना। जैसे आपने बच्चे को बोल के बताया, मे आई गो टू वॉशरूम, फिर हिंदी में बोला कि क्या तुम, या क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं, शौचालय जा सकता हूं। फिर से आपने बोला मे आई गो टू वॉशरूम। अब क्या हुआ, मदर टंग का सहारा लेके टारगेट लैंग्वेज सिखा दिया आपने। सिर्फ टीचर यूज करेगा इसका, टारगेट लैंग्वेज का, सॉरी इसका मदर टंग का ट्रांसलेशन का सिर्फ टीचर यूज करेगा, बच्चे नहीं। दिस इज दी सैंडविच टेक्निक। ठीक है, बाय बाय, टड़ा, सी यू, कल मिलेंगे, है ना। दुआ में याद रखना, बाय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है इनको टेक्निकल टर्म्स में। आज हमने वो काम किया है जो आसानी से आप समझ सकते हैं और जिनसे नंबर भी आ सकते हैं आसानी से। तो पहले इनको आपको रिवाइज करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, और तब प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुश्किल चीजों के चक्कर में आसान छोड़ दोगे अगर, तो सीटेट में बहुत सारी चीजें आसान ही आती हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं 9:30 या जब भी पॉसिबल होगा। टेक केयर, गुड नाइट। अरे पोर्टफोलियो उसमें बताऊंगी ना, बताया तो था उस दिन। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, जब आप बच्चे का डिटेल्ड एक उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में रखते हैं, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, बाय। एक और छोटी सी डिटेल मैं आपको देना पसंद करूंगी, अगर आप 1 मिनट रुक पाए तो। देख पा रहे हो या नहीं? देख पा रहे हो ना? हाँ, देखो, एक छोटी सी डिटेल जरा देख ही लो। अच्छा अच्छा, EVS फाइनल, हाँ कुछ नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जो कि मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बट आज याद आया, कई दिन हो गए। मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल समा बांधा हुआ है वहाँ पे। लास्ट मंथ 10 मिलियन, क्या कहें हम, जो वॉच टाइम मिनट्स होते हैं वो रहे हैं, और बहुत टाइम से, जब से ज्वाइन किया है पिछले अप्रैल से, नंबर 1 ही चल रही हूँ ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो आप लोगों का धन्यवाद। आप चाहें तो वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एक 5 बजे एक फ्री सीरीज चल रही है स्पेशल क्लास की, जहाँ पे आप पोल लेके मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और सीडीपी के हम 30 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करते हैं, जिसमें 30 सेकंड का पोल होता है आपके पास। तो ये जनवरी 11 से 30 तक चल रही है, 5 बजे डेली। आज नहीं हुई थी, कल मिलेंगे। जो लोग पहली बार ज्वाइन करेंगे वो लेट्स लर्न ये अनलॉक कोड यूज कर लेना, फ्री है, बट पहली बार ज्वाइन करोगे तो मांगेगा वो, ठीक। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, वहाँ एक बैच भी चल रहा है जिसको चले हुए दिन हो गए अब तो काफ़ी, बट आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो। 3 बजे से 4:30 ये क्लास होती है। रेफरल कोड लेट्स लर्न है, जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा अनअकैडमी आपको अवेल करा देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इतनी सी ही बात है। और ये उनका फी स्ट्रक्चर है, लेट्स लर्न रेफरल कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा अनअकैडमी आपको देगा। बाकी हिमांशु सिंह सर्च करके वहाँ फॉलो तो कर ही सकते हो, स्पेशल क्लासेस भी देख ही सकते हो अगर इसकी इच्छा ना भी हो तब भी। चलिए फिर बाय बाय, टड़ा, कल मिलेंगे। गुड नाइट, टड़ा।